तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मतलब उसकी हाँ ना से मतलब ही नहीं है उसको। सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड। मोहब्बत की वैल्यू सेक्स से बहुत ज्यादा है। एंड्रयू टेट भारत में भी कम नहीं है। एंड्रयू टेट को ऐसी रीच कभी नहीं मिली थी कि वो हर घर हर फोन के अंदर घुस जाए। देखिए, इस दुनिया में ना औरत होना बहुत मुश्किल काम है। आदमी होने के बहुत सारे अवैध फायदे हैं। जो ट्रीटमेंट तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ या बहन के साथ हो, वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ मत करना। मैस्कुलिनिटी का हिंदी ट्रांसलेशन मर्दानगी ही होता है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि टॉक्सिक उसको कहने की वजह ये है, दैट इज नॉट बैड ओनली फॉर द विमेन, दैट इज ऑल्सो बैड फॉर द मेन। टॉक्सिक मदरहुड भी होती है, टॉक्सिक वाइफ्स भी होती हैं। ये टॉक्सिसिटी उन्हीं का नुकसान नहीं करती, अपना भी करती, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज नो वन हु लव्स यू। हमारी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई नॉलेज देने के लिए नहीं, एग्जाम्स में मार्क्स पाने के लिए होती है। हम अच्छे स्टूडेंट्स बनने के लिए पूरा सिलेबस रट्टे से या चिट से निकाल लेते हैं, पर अच्छा इंसान कैसे बनते हैं ये किस सिलेबस में पढ़े और इसके लिए किस टीचर से ट्यूशन लें? क्योंकि लाइफ में ग्रेजुएट आपको कई टीचर करवा सकते हैं, पर लाइफ स्किल्स में ग्रेजुएट करवाने के लिए ऐसे टीचर चाहिए जो मार्क्स के साथ साथ आपकी जिंदगी में, आपके व्यक्तित्व में और आपकी इंसानियत में भी पर्सनल इंटरेस्ट दिखाएं। आज के हमारे गेस्ट ऐसे ही एक टीचर हैं जिन्होंने पूरे देश के युवाओं में पर्सनल इंटरेस्ट लिया है और जिनकी खुद की जर्नी सिर्फ सिखाने की नहीं, सीखने की भी रही है। आई एम सो ग्रेटफुल टुडे टू हैव ऑन आवर शो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड टीचर्स, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर। थैंक यू निखिल, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। So welcome to Be a Mania Season 2 presented by the Man Company. मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। आपको मैं लास्ट ईयर मिला था मिशिगन में, जब प्रोफेसर जॉयजीत ने हमको बुलाया था वहाँ पे, एंड तब से मैंने आपके इतने वीडियोस डिस्कवर किए हैं, आपकी इतना जीवन डिस्कवर किया है। 12th फेल में आपने अपना एक्टिंग डेब्यू भी किया था वो भी देखा, एंड तब से मेरा ये था कि अब मेरे को आपको अपने शो पे अगले सीजन में लाना है। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट दिस मोमेंट इज फाइनली। थैंक यू, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। वहाँ तो हमारी मुलाकात बहुत ब्रीफ थी मिशिगन में, बट आई कुड सी ए शाइन इन योर आईज, और मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी मिलना होगा। तो जितने आप एक्साइटेड है उतना मैं भी हूँ। मेरा दिखता नहीं है मैं थोड़ा बहुत काम टाइप का इंसान हो गया हूँ। सर, विजडम इज विजिबल ऑन योर फेस, तो वो सबसे ज्यादा आई थिंक हमें चाहिए। मतलब मैं आपको कह भी रहा था कि इट इज वेरी रेयर फॉर मी टू कम अक्रॉस अथॉरिटी फिगर्स जो इतने सुलझे हों, इतने रैशनल हों और इतने कंपैशनेट हों। आज मुझे आपके साथ मैस्कुलिनिटी पे बात करनी है, एंड देयर इज बहुत चीजें बात करनी है मुझे, बट सबसे पहले मैं हम लोग शुरू करते हैं एक सेक्शन से जिसका नाम है अनबॉक्सिंग बॉयहुड। तो एक यादों का बक्सा लाएंगे हम, और आप देखेंगे उसके अंदर से आपको जो लिखेगा आपकी लाइफ का, चाहे नॉस्टैल्जिक मोमेंट दिख जाए, आप बताइए उसके बारे में, वहां से शुरू करेंगे। तो बहुत तैयारी की आपने इसका। बहुत सर, बहुत। आप प्लीज खोलिए। अच्छा, मैं खोलूं? जी आपके, दिस इज, वाह, ये तो बक्सा भी नॉस्टैल्जिक अपने आप में। हमने बचपन में ऐसे बक्से खूब देखे हैं। जी सर। ये जो फोटो है ये मेरे ख्याल से 3rd क्लास के आसपास की होगी, जब मैं स्कूल में था। और अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ तो इसके आसपास बहुत सारे लोग और भी थे। और ये हमारा एक फैमिली फोटो शूट हुआ था, फर्स्ट इन लाइफ। मेरी नानी आई हुई थी, मतलब मामा 3 हैं, वो तीनों थी, उनकी फैमिलीज थी, हमारी फैमिली थी। हम सब एक साथ अपने घर से थोड़ा दूर एक जगह गए, वहाँ फोटो शूट हुआ था। क्या ओकेजन क्या था इसका? सिर्फ ये था कि गर्मी की छुट्टियों में सब लोग हमारे घर आए हुए थे। तो उस जमाने में तो ऐसा होता था, तब एक साथ थे सब। फिर हम सब ने सोचा कि अब मैं तो क्या सोचूंगा, हम तो बच्चे थे, पेरेंट्स ने सोचा कि ऐसा मोमेंट बार बार नहीं आता, तो क्यों ना एक फ़ोटो खिंचवाई जाए। तो एक फ़ोटोग्राफर बुलाया गया, सब लोग कुर्सियाँ उठा के घर से करीब 300-400 मीटर दूर गए एक जगह जहाँ पेड़ पौधे भी थे, अच्छी बैकग्राउंड थी, वहाँ फिर सबने फ़ोटो खिंचवाई। भिवानी में था? भिवानी में, हाँ। 3rd क्लास का मतलब मैं रहूँगा उस समय शायद 7 साल का, यानी कि 1983 के आसपास की बात ये होगी। नहीं सॉरी, 80 के आसपास, मैं 73 का तो हूँ, है ना। ओके, दिस फोटो इज विद माय फादर इन लॉ, उनका नाम श्री ललित कुमार वर्मा था।
वो हार्ट पेशेंट थे और हमारी शादी के शायद 4 साल बाद उनकी मृत्यु हुई। तो ये उनकी जो ड्रेस भी है वो देख के भी आप समझ पा रहे होंगे, ये तबीयत जब उनकी खराब थी उस समय की फोटो है। तब मैं मूछ रखता था, जो मैन जो कहते हैं कि मर्द वही जो मूछ रखे, तो उस समय का दिमाग वही था हमारा। मेरे पापा के पास भी, मेरे पापा भी मूछ रखते थे बड़े होते हुए, तो मैंने भी देखकर मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज हैं वही है, पापा रिबन्स पहनते थे अच्छा। और मूछ रखते थे और बाइक थी, तो वो देखकर मुझे वो इमेज, मेरी पहली इमेज जो मैस्कुलिनिटी की थी दिमाग में, वो पापा की एक लिटरली फोटो छपी हुई मेरे दिमाग के अंदर। क्योंकि बाइक बाइक होती है, बुलेट बुलेट होती है, वो तो और बुलेट का जो एड आता था उन दिनों, वो आता था क्योंकि मर्द खिलौनों से नहीं खेलते। हाँ, ये उनकी टैगलाइन थी। ये मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैस्कुलिनिटी का जो बड़ा खतरनाक कंसेप्ट हमारे समाज में, वो उस एड से भी बनता है, क्योंकि अगर आप मर्द हो तो बुलेट चलानी पड़ेगी। आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग मतलब आपके पापा को देख के थी या आपके दादा नाना को नहीं, देख मेरे पिताजी तो बहुत ही सॉफ्ट टाइप के व्यक्ति हैं। वो आमतौर पर सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे हमेशा, क्योंकि वो पढ़ाते थे, लिटरेचर पढ़ाते थे। तो हमारे घर में अच्छी बात यह कि हमें मैस्कुलिनिटी से बहुत दूर रखा गया। जो ट्रेडिशनल आइडिया होता है। हाँ, हम 3 भाई हैं, बहन हमारी नहीं है। माँ वर्किंग थी, पिताजी वर्किंग थे। तो जब एक मिडिल क्लास में आप हो, और मिडिल क्लास का क्राइसिस काफ़ी अलग होता है बाकी क्लासेस से, हम इतने अमीर नहीं थे कि हमारे घर में कोई काम करने वाला हो, हम इतने गरीब नहीं थे कि खाने की दिक्कत हो। तो हमने बचपन से ही, हम तीनों भाइयों ने घर के सारे काम किए हैं। एकदम वो बटा हुआ था, एक एक वीक में रोस्टर चेंज होता था। तो हम तो बचपन से कभी ही लड़कों ने या आपके भाइयों ने, आपने कभी कंप्लेन नहीं की कि हमें क्यों काम करवा रहे हो, हम तो लड़के हैं? नहीं, मतलब जब तक हमें लड़के होने का एहसास होता उसके पहले से हम काम कर रहे थे। वो भाव कहाँ से आता है? बेस्ट। और ये भी तो है ना कि भाई जब हमारी माँ घर में अकेली वुमन वो हैं, हम 4 लोग मेल्स हैं, वो नौकरी भी करेंगी, सारा काम भी वही करेंगी, ये तो गलत बात है। बिल्कुल। नन ऑफ अस हैज एनी काइंड ऑफ शेम टू डू डोमेस्टिक वर्क, बीइंग द मेल। वो उस चीज से तो हम बचे हुए। ये हमारी बस शादी हुई ही थी, उन दिनों की फोटो। मैं उस समय होम मिनिस्ट्री में काम करता था। ये जो बैग टंगा हुआ है, ये वही बैग है जो मैं होम मिनिस्ट्री में लेके जाता था। मेरे पास बाइक थी, बुलेट नहीं थी, स्प्लेंडर मेरी बाइक थी, वो आज भी रखी हुई है मेरे पास, मतलब चलती तो नहीं। तो उस बाइक से हमने जिंदगी के बहुत खूबसूरत पल जिए, उसी से मैं अपने ऑफिस जाया करता था। तो ये उसी दौर की फोटो है। ये कहाँ पे थी? ये दिल्ली में हडसन लेन एक जगह है जी। अगर आप DU जानते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उससे करीब 500 मीटर दूर वहीं एक छत पे 2 रूम सेट था, हम रहते थे वहाँ। तो ये फोटो वहीं का है। अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ तो ये वो स्कूटर है जो मेरे पिताजी के पास था, हमारा पहला स्कूटर। हमारी जिंदगी में जो 2 व्हीलर्स आए तो स्कूटर से आए। उस समय बड़ा मुश्किल होता था। ये बजाज सुपर स्कूटर है, उसकी बुकिंग होती थी। बुकिंग करवाई हमारे फादर ने, उसके 8 साल के बाद नंबर आया जी। तो ये जब स्कूटर आया था तो हम घर में सब बड़े उत्साहित थे, और इसी पर मैंने ड्राइविंग सीखी थी। मैं लगभग 8वीं क्लास में जब स्कूल में था, मैं तब से ड्राइविंग कर रहा हूँ। हालांकि इलीगल था, पर उस समय कोई पूछता भी नहीं था, कभी लाइसेंस पूछा भी नहीं। काइनेटिक मैंने भी चलाई है। हाँ, नहीं, मैंने तो ये चलाया पूरा, हमने तो पूरा गियर वाला चलाया। सो टिल द टाइम आई लेफ्ट माई स्कूल आई वॉज एन एक्सपर्ट ड्राइवर। मैं खूब ड्राइव करता था। हाँ, ये बढ़िया है। ये हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि ऐसा आग का गोला होता था, उसमें 3 होते थे, ये सिंगल है ना, उसमें एक ऐसे 2 इक्वल, एक बीच में ऊपर जी। तो 3 बच्चे एक साथ दौड़ते थे। बीच वाले के लिए स्प्रिंग बोर्ड होता था, साइड वाले बिना स्प्रिंग बोर्ड के होते थे क्योंकि नीचे होते थे। उस आग के गोले के अंदर से जंप करना होता था। आगे गद्दे रखे होते थे ताकि जब गिरें तो चोट ना लगे, सिर के बल उसमें वो एक बार घूम के खड़े होते थे। ये आपको डर नहीं लगता था? ये सब इसमें इतना डर लगता था कि अपना ही ध्यान रहता था, बाकी सब याद ही नहीं रहता था। एक बार जब पहली बार मुझे इसके लिए कहा गया, मेरे फादर बड़े करेजियस आदमी हैं, मदर भी, पिताजी का जोर रहता था कि हम लोग थोड़ा सा साहसी भी बने। तो जिम्नास्टिक्स में हम थे, और भी वो कई चीजें करते थे। जैसे
एक बार घर की छत पे खड़ा कर दिया सारे बच्चों को, लड़के भी लड़कियां भी, आसपास 10-15 बच्चे गली मोहल्ले के, बोले नीचे जंप करो छत से, नीचे मिट्टी थी, अब कौन जंप करे, तो फिर मोटिवेट करने के लिए बोले कि जो जंप करेगा 25 पैसे दूंगा। 25 पैसे बड़ी चीज थी उस जमाने में। 25 पैसे का मतलब आज का मान लीजिए कि 50 रुपए के आसपास, या उस समय 1 रुपए में 16 गोलगप्पे आते थे, तो 25 पैसे के 4 गोलगप्पे, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए आजकल 4 गोलगप्पे 10-20 रुपए के आते होंगे। बिल्कुल। तो उस लालच में फिर मैं छत से कूद गया। छत से? छत का मतलब 12 फीट के आसपास, एक फ्लोर जैसे होता है, और मिट्टी में कूदना था। अच्छा, कूद गए तो कॉन्फिडेंस और आ गया, बाकी थोड़ा बच्चे डर रहे थे, मैं फिर गया, फिर कूदा कि 50 पैसे हो गए मेरे। तो उसके बाद जो लाइन लगी, सारे लड़के लड़कियां हमारे मोहल्ले के धनाधन सब कूदे और सबका डर खत्म हो गया। तो डर खत्म करने के मामले में मैं अपने पिताजी को श्रेय दूंगा, उन्होंने बड़ी मेहनत की, और ये आग का गोला भी उनका आइडिया था, स्कूल का आइडिया था। तो ये आप, मेरे को थोड़ा डायकॉटमी दिख रहा है कि एक तरीके से आपके फादर हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं, हाँ। दूसरे में आपको कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, जाओ आग के गोले से क्या हो। नहीं, उस आग के गोले में कोई रिस्क ऐसा था नहीं। फिर भी मतलब ये जो एक्टिविटीज कराना, हाँ। मतलब या तो आपके टिपिकली आइडिया होता है कि आदमी एक तरीके होते हैं, चंचल हो सकते हैं, या थोड़े अल्फा हो सकते हैं, पेट्रियार्कल हो सकते हैं वगैरह। आपका जितना मुझे समझ आ रहा है कि वो दोनों शायद थे उनके अंदर। पेट्रियार्की हमारे घर में थी, कुछ पैरामीटर्स पे हो सकता है, कुछ बड़े फैसलों में पिताजी की चलती भी थी, कई मामलों में माँ की खूब चलती थी, और क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली थी, डेमोक्रेसी हमारे घर में ठीक ठाक रही है। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारी राय का बड़ा सम्मान हुआ, हमसे पूछ के फैसले हुए, यहाँ तक कि कई बड़े फैसले हम बच्चों ने जब मिल के बात कर ली तो उनको माना गया। थोड़ा बहुत तो एक जिसको बोलते हैं कॉम्प्लिसिट पैट्रियार्की, वो तो होती है, जो बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो नजर आ जाएगी। जैसे घर के फैसले, मैं अक्सर ये पढ़ाते हुए बताता हूँ कि मदर्स भी खूब फैसले करती हैं, पर वो फैसले उतने बड़े मैग्नीट्यूड के नहीं होते। जैसे किस से रिश्ता कितना रखना है, किसी शादी में क्या देना है क्या नहीं देना, किससे मिलना किससे नहीं मिलना है, वो सब वो करेंगी। फूड हैबिट्स वो डिसाइड कर लेंगी। लेकिन जब बात आएगी प्रॉपर्टी के परचेज की, तो या तो इसलिए कि विमेन की फाइनेंशियल ट्रेनिंग बहुत कम होती है, उनको ये भी लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आता, आप देख लो, तो जनरली वो मतलब जो मेल्स हैं घर के, उनके हाथ में आ जाता है। बट आई एम लकी दैट वी डिड नॉट हैव ए विजिबल एंड एक्सप्लिसिट पैट्रियार्की इन आवर होम। तो ये मुझे इनफैक्ट जब बचपन में होते हैं, जितना मुझे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब बड़े हो रहे हैं और कई ऐसी चीजें होती हैं जो जब आप कर पाओ तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो लगता है कि ये चलो एक्सपीरियंस हो गया, तजुर्बा हो गया। अगर आप नहीं कर पाओ तो फिर आपको कहा जाता है कि आर यू मैन इनफ, तुम अगर लड़के हो तो कैसे नहीं कर पाते। आपको कब कोई ऐसा याद है जो एक मार्कर ऑफ मैस्कुलिनिटी जैसे हो कि अगर तुम ये नहीं करोगे? सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब मार्कर्स थे। मुझे जो घर से वैल्यू सिस्टम मिला था वो ये था कि मुझे ये सब काम नहीं करने हैं, एकदम क्लैरिटी थी। बाकी ऊटपटा घर के तो मैंने खूब की, ये कभी नहीं की। तो जब मैं 9वीं-10वीं क्लास में था, मेरे क्लास के कुछ फ्रेंड्स स्मोकिंग करते थे, ड्रिंक भी करते थे, तो ऐसा कई बार इंसिस्ट किया हमारे दोस्तों ने कि मर्द हो तो सिगरेट पी के दिखाओ, मर्द हो तो दारू पी के दिखाओ। थोड़ा सा दबाव तो फील होता था, लेकिन मेरे पास एक लाइन ऑफ थॉट बड़ी क्लियर थी कि मैं दारू पीने के बाद मर्द नहीं होता हूँ, वैसे ही मर्द रहता हूँ। तुम मर्द बनते हो दारू पीने के बाद, हम वैसे ही मर्द हैं भाई, हमें दवाई की जरूरत ही नहीं मर्द बनने के लिए। मैं सिगरेट पी के क्यों मर्द साबित करूं, भाई हम तो मर्द हैं। शानदार जवाब है। तो उसके बाद मुझे किसी ने कहा नहीं। फिर मैं जब मेरे दिल्ली में हॉस्टल में आया, वहाँ हर फ्राइडे का नियम था, हॉस्टल के दोस्त शराब लाते थे, सब लोग पीते थे। उन्होंने 1-2 बार मुझे कहा, मैंने जब कहा कि मैं नहीं पीऊंगा तो उसके बाद बात खत्म हो गई। फिर दबाव पड़ना, एक बार की बात होती है, कोई दबाव डालेगा आपके ऊपर। हमें क्लैरिटी थी कि ड्रग्स में नहीं जाने, चाहे कुछ भी हो। ड्रग्स हमारे समय में बड़ी प्रॉब्लम थी भी नहीं वैसे, बट ये नॉन नेगोशिएबल था। तो मेरे ख्याल से 40 की उम्र तक मैंने इनमें से, यहाँ तक कि चाय भी शायद मैंने 30 की उम्र तक नहीं पी थी, इसके बाद मैंने चाय पीनी शुरू की। 40 की उम्र तक मैंने इनमें से भी कुछ नहीं किया। उसके बाद 1-2 बार केवल इसलिए कि
मरूं तो भगवान ये ना पूछे कुछ भी नहीं किया, पैदा ही क्यों हुए थे। तो एक बार टेस्ट करने के लिए 1-2 बार किया, लेकिन मुझे कोई बहुत अपीलिंग लगा नहीं इनमें से कुछ भी। मतलब मुझे टाइम की और पैसे की वेस्टेज लगती है। मुझे सर, मैंने भी आज तक कभी ना सिगरेट पिए ना जनरल दारू पिए, पर मेरा भी आपने जैसे वैल्यू सिस्टम बोला, एक मेरा भी मदर से ही आया है। और मुझे यही था कि आई डोंट वांट टू एवर लेट माय मदर डाउन। हमेशा मेरे दिमाग में ये पीछे चलता रहता था कि इतने प्यार, बिकॉज मेरी मदर तो होममेकर हैं, होममेकर रही हैं, एंड उनको एंड आई वुड सी कितने मुश्किल से, मैं और मेरा छोटा भाई थे, उनको कितनी मुश्किल से हमको बड़ा किया, इंसान बनाया, जो आज बने हैं उन्हीं की वजह से बने। एंड आफ्टर सीइंग एवरीथिंग दैट शी वुड डू फॉर अस, ये तो मैं मान ही सकता हूँ। मतलब मैं इतना एक्सप्लिसिट होके ये बात नहीं बोल पाऊंगा, पर वो सटल तरीके से वैल्यूज ऐसी हमारे घर में बन चुकी थी कि मेरे ख्याल से हम तीनों भाइयों ने इससे बड़ा ध्यान रखा। तो मैं उस पर बड़ी भूमिका आना चाहता हूँ। ये आपने भारत और पाकिस्तान का नक्शा, और ये जो अनडिवाइडेड पंजाब है जी, इसकी मेमोरी तो ऐसी खास नहीं है, पर मेरी बड़ी इच्छा है वहाँ जाने की। वजह यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय मेरे दादाजी और नाना जी, दादी जी, नानी जी, वो सब बॉर्डर के उस हिस्से में रहते थे जो पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में कमिश्नरी थी मुल्तान, उसमें एक ज़िला था मुजफ्फरगढ़, उसमें एक तहसील थी सीतपुर, मुझे पूरा याद है। तो वहाँ मेरे सब पुरखे रहा करते थे। तो हम लोग खुशनसीब थे कि हमारी फैमिली में कोई ऐसी कैजुअलिटी शायद, मतलब मैंने सुना नहीं अपने पेरेंट्स से कभी। तो फिर अमृतसर से दिल्ली के रास्ते में लोग आमतौर पर सेटल हुए। आपने बताया कि आपकी फैमिली भी मेरी उसी फैमिली भी बैकग्राउंड वहीं से है ना। जी। तो कुछ लोग सेटल हुए कुरुक्षेत्र में, कुछ हुए पानीपत में, करनाल में, सोनीपत में, कुछ दिल्ली में आ गए। तो हमारा ननिहाल गन्नौर में, तो मेरी बचपन की सबसे सुंदर मेमोरीज गन्नौर की हैं। मतलब छुट्टियां होती नानी के पास जाना मेरा सबसे प्रिय काम था। तो मेरा मन सिर्फ ये करता है कि मैं उन गलियों को देखूं जहां मेरे माँ और पिताजी बचपन में खेलते थे। पिताजी जब मुझे सुनाते हैं तो बताते हैं कि उसमें एक गली के कोने पर एक बड़ा सा घर था, उस गली के अंदर दूसरा घर हमारा था बड़ा सा। वो उनको ऐसे ऐसे याद है। और ये फीलिंग तो होती है कि हम बेसिकली जहाँ से हैं एक बार वहाँ की मिट्टी को देख तो लें कैसी है। अगर मैं जाऊँगा तो फिर मैं उस जेल को भी देखूंगा जहाँ भगत सिंह को फांसी हुई थी। मैं बहुत सारी चीज़ें देखूंगा, लाहौर ज़रूर जाऊंगा। तो लेकिन उस तहसील में एक बार घूम के आने की इच्छा है जहाँ मेरे पेरेंट्स का बचपन गुजरा है। जी, तो खेलकूद की बात हो रही थी, अगर आपको कुछ इसमें और दिखता है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है एक तो ये है, ये टेबल टेनिस मैंने बहुत बहुत ज़्यादा खेला है, और लगभग उतना ही ये जो बॉल है ना, मुझे नहीं पता आजकल ये बॉल होती है कि नहीं होती है, इसको लेदर की बॉल बोलते हैं। तो जब हम बड़े हो रहे थे पहले कॉर्क की बॉल आती थी, आपको शायद पता होगा। बिल्कुल। और मतलब अगर आप अच्छी बॉल से खेलें और ठीक से खेलें, तेज शॉट्स मारें, तो 2-3 घंटे में क्रैक हो जाती थी। अच्छा, हम सब की पॉकेट मनी उस समय 25 पैसे हुआ करती थी। ये 22 रुपए की बॉल, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है। तो हमारे गली मोहल्ले में जो रूल था, टीम्स थी, हमारी गली की टीम थी, मैं उसका कैप्टन भी रहा हूँ। मैं क्रिकेट ठीक खेल लेता था, बॉलिंग भी बैटिंग भी। तो नियम ये था कि एक बॉल खरीदी जाएगी, दोनों टीम मिलके खरीदेंगे। 11 लोग ये 11 लोग ये, 22 लोग हैं, 1-1 रुपये सब देंगे। 22 रुपए की बॉल आएगी, उससे मैच खेलेंगे, जो जीतेगा बॉल उसकी, उस टीम की। तो हमने ये, हमारे लिए वो जीतने हारने का मामला हुआ करता था। तो भिवानी के अंदर पता है स्पोर्ट्स तो ऑब्वियसली हरियाणा के अंदर आप काफी उस समय उतना नहीं था भिवानी में, लेकिन हाँ हमारे टाइम पे एक स्टेडियम वहाँ बन गया था, भीम स्टेडियम, और वो एक्टिविटी शुरू हो रही थी उस समय। अब तो वो बॉक्सिंग का मतलब इंडिया का नंबर 1 शहर है। मेरा सवाल एक्चुअली आपसे था कि एक तो हरियाणा का जितना मैं भी करनाल से हूँ और कुरुक्षेत्र में मैंने पढ़ाई की है, तो मैं इतना तो जान गया हूँ कि चाहे लोग वहाँ पर बहुत दिलदार होते हैं, बट एक लड़कियों को लेकर एटलीस्ट एक ज़माने तक तो रहा है काफ़ी पेट्रियार्कल आइडिया। हाँ, लड़कियों को लेकर हरियाणा के अंदर फीमेल फीटिसाइड रेट्स कितना बड़ा था एक ज़माने में, सबसे ज़्यादा है। ऑफ कोर्स अब तो विमेन स्पोर्ट्स पीपल आल्सो कमिंग फ्रॉम हरियाणा, तो काफ़ी चेंज बदलाव तो आए हैं, पर एक पेट्रियार्कल माइंडसेट था
एक तो सबसे पहले आई वुड लव टू नो, जब आप उस समय जब बड़े हो रहे थे आसपास आप देखते थे ये इनइक्वालिटी, आपको अंडरस्टैंडिंग थी इस इनइक्वालिटी की? हमारे आसपास जो फैमिलीज थी, मुझे ध्यान है कि उनमें से कुछ फैमिलीज में जहाँ भाई और बहन दोनों थे, कहीं कहीं ट्रीटमेंट अलग था। जैसे भाई का जन्मदिन है तो बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट होगा, बहन का तो शायद नहीं होगा। भाई के पास एक मोटरसाइकिल है या साइकिल है, बहनों के पास वो चीज़ नहीं होगी। हमारा स्कूल भी सीबीएसई बोर्ड का था, और सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में क्या होता है कि एक थोड़ा सा जो कल्चर होती है अलग हो जाती है। कोविड तो स्कूल था आपका? कोविड हुआ था जब मैं 8वीं क्लास में, तब कोविड हुआ था। पर हाँ, ये एहसास बड़ा इम्पोर्टेंट था उस समय कि हम एक ऐसी क्लास में पढ़ते हैं जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ साथ पढ़ते हैं। बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी, लड़कियों की दुनिया अलग थी, लड़कों की अलग दुनिया थी। लड़के लड़कियों के बारे में बात करते थे, लड़कियाँ लड़कों के बारे में बात करती होंगी, मेरा अनुमान है। आपस में कम बातचीत, और यदि अगर कोई बात कर ले, जैसे किसी ने लड़की से पेन मांग लिया, तो वो क्लास का सबसे बड़ा वीर बच्चा माना जाता था कि उसको परमवीर चक्र मिल जाएगा। जैसे सर मैं तो कुरुक्षेत्र में पढ़ा हूँ, एनआईटी कुरुक्षेत्र में मैंने इंजीनियरिंग की है, जहाँ पर अगर आपने लड़की से बात कर ली हाँ, तो वहां पर मेरे तो ऐसे ऐसे किस्से हैं कि मतलब मैंने एक लड़की, लिटरली ऐसा हुआ है मेरे साथ कि एक लड़की से पहले दिन पे मैंने अच्छी बात हो गई क्योंकि रोल नंबर पास में था, तो मैंने नंबर मांग लिया, मैंने कहा चलो वी शुड कीप इन टच। एंड उस दिन रात को मेरे कमरे के अंदर ऐसे 10-15 हरियाणवी लड़के आ गए और उनका क्वेश्चन ये था, सवाल ये था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये हिम्मत नहीं, सीधे भाभी बोला होगा कि भाभी से। एग्जैक्टली तो एक लड़के ने बोला तुझे पता कि तेरी भाभी है। हाँ, तेरी भाभी है। मैंने कहा, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। और फिर अब सर, अब सबसे जो फनी बात इसकी है कि वो 15 लड़कों ने आके मुझे धमकाया, फिर वो चले गए। थोड़ी देर बाद ना एक लड़का आया जिसकी वो अपेरेंटली पार्टनर थी, तो वो लड़का आया मेरे को बोलने के लिए तूने नंबर लिया कैसे? मैंने कहा भाई मैंने सॉरी बोल दिया है, मैंने डिलीट कर दिया, वापस क्यों ये बात छेड़ रही है? तो वो मेरे को बोलता है कि तूने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कैसे लेते नंबर? मैंने कैसे लेते मतलब, मैंने कहा तुम तो जानते हो, तुम्हारे पास तो है। कि तो वो नहीं जानती कि वो भाभी है। ये लोग जानते हैं, लड़के लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे लड़कों को। हाँ, ये मेरे वाली है, तेरे वाली है, ये तेरी भाभी, ये मेरी भाभी। मैं पहली बार देख रहा था, मैं तो पूरा। लेकिन कुछ लड़कियां भी करती हैं कि ये Of तुम्हारे course. जीजू है, वो तुम्हारे जीजू वो तो है, है ही, वो भी करती वो हैं, तो है ही। लेकिन लड़कों में ज्यादा चलता है। नहीं बट मेरा आपका जैसे पहली बार जब आपने लड़कियों के साथ कोएड के अंदर बात शुरू की, अंडरस्टैंडिंग शुरू की, वाज देयर आपको एहसास कब शुरू हुआ कि लड़के लड़कियां अलग हैं? 5वीं 6वीं क्लास में आइडिया हो गया था कि ये अलग हैं। और स्कूलों में होता है 5वीं 6वीं क्लास में गैंग होता है, गैंग में एक आध ज्ञानी आदमी में आता है जो बाहर से ज्ञान लेके आता है। तो 5वीं 6वीं क्लास में एक बच्चा था हमारी क्लास में जो ऊट पटांग चीजें लेके आता था स्कूल में। फिर 3-4 बच्चे झुंड बना के पेड़ों के पास जाके देखते थे क्या है, फोटो क्या है, टेक्स्ट क्या है, कहानी क्या है। फिर धीरे धीरे कोविड हुआ, क्योंकि मैं टेबल टेनिस भी खेलता था। टेबल टेनिस में कुछ लड़कियां थी तो हम मैचेस भी कभी कभी करते थे, जो कि बहुत बड़ी प्रिविलेज थी हमारे स्कूल में। तो वो सब मतलब आई वॉज लकी इनफ टू हैव सम कन्वर्सेशंस विद गर्ल्स, जो कि आमतौर पे हमारे स्कूल में पॉसिबल नहीं था। तो ये तो होता है कि जब आप बहुत दूर किए जाएंगे तो आकर्षण ज़्यादा बढ़ेगा। अट्रैक्शन दरअसल मतलब मुझे लगता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड आई एग्री विद दिस। सही बात यह है कि जिंदगी की 1000 चीज़ों में से एक चीज़ सेक्स भी है जी। मोहब्बत की वैल्यू सेक्स से बहुत ज़्यादा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। और 7वीं 8वीं क्लास में लड़कों का दिमाग ऐसा हो जाता है कि उनको एक ही चीज़ नज़र आती है, केवल फिजिकल प्लेजर। जी। मिलना है नहीं अभी, दिमाग में वही चलता रहेगा, कहानियां सुनते रहेंगे, कुछ फिल्में ऊट पटांग उस समय देखनी शुरू कर देते हैं। एक समय के बाद ये भी होता है कि आपको कोई लड़की एक इंडिविजुअल नजर नहीं आती है, वो केवल एक बॉडी नजर आती है, जिसको हम ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं जनरली। उस दौर से सब गुजरते हैं, बिल्कुल। हम भी उस दौर से गुजरे हैं। ये भी होता है कि कोई लड़की आपके साथ बात करती है और किस दिन बात करने से मना कर दे तो आप सीधे मान लेते हैं कि वो जरूर एक प्रोस्टिट्यूट है और किसी और के साथ वो जुड़ गई होगी। दीनी मान तो होता ही नहीं इन लोगों का। ऐसी एक बेहूदगी मैंने भी अपनी जिंदगी में की थी। एक लड़की को, मैंने उसको नहीं बोला था, पर मुझे ऐसे थॉट्स, ठीक ऐसी थॉट्स एक बार आ गए थे जब उसने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया टेबल टेनिस। रिजेक्शन
एक्सेप्ट करना कायदे से, ये तो कोई ट्रेनिंग का पार्ट ही नहीं है। भाई कोई लड़की आपके साथ नहीं खेलना चाह रही तो उसमें क्या खास बात है। पर एक ऐसे माहौल में जहां हजारों लोग फ्रस्ट्रेशंस के शिकार हैं, बात हो ही नहीं रही है, आप उन गिने चुने लकी लोगों में कि आपकी बात हो पा रही है और उससे मना कर दिया बात करने से। जो मेरे आसपास के लठैत लोग हैं लड़के, जब वो मजाक बनाएंगे मेरा उसके बाद कि भाई मना कर दिया तेरे तुझे तो, जबकि उनसे बात आज तक नहीं हुई है, पर वो चिढ़ाएंगे। वो जो बुलिंग है ये अपने आप में एक बड़ी भारी चीज होती है, इतनी वैल्यू है उस नहीं। समय तो एक लोनलीनेस भी होती है लड़कों को, हाँ। स्पेशली अगर आपका सपोर्ट सिस्टम ना हो। आपका कोई था आप जिससे आप बात कर पाते थे इसके बारे में? ऐसा तो कोई नहीं था, आग की भट्टी जैसा माहौल रहता था उस समय कि आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपकी फिजिकल नीड्स हैं, आपको अट्रैक्शन हो रहा है किसी के लेकर, आप किसी से कह भी नहीं सकते हैं। बात कर ली तो मजाक बनेगा, नहीं की तो एक झुंड में आप हैं, वो झुंड में सब शिकारी चल रहे हैं दरअसल। वो किसी लड़की को देख रहे हैं तो उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो वो सुन ले तो बेचारी मतलब परेशानी हो जाए। जब आप उनको इतना दूर रखेंगे नेचर से तो फिर तो ऐसी बातें होंगी ही। मेरा ख्याल है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़रूरी है कि कोएड, और कोएड ऐसा नहीं कि केवल एक स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें बातचीत हो। बिल्कुल। देखिए सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन तभी तक है जब तक कुछ नया है आपके लिए। मैं जब स्कूल टाइम पर दिल्ली में पहली बार आया था, पहली बार देखा कि लड़कियां जीन्स भी पहनती हैं। हमारे शहर में तो ऐसा नहीं होता था। पर जब 10 दिन आप कॉलेज में रह लिए और आप देख रहे हैं कि आप सब 50 लड़कियां सब जीन्स पहनती हैं, 10 दिन के बाद आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता उसमें। और मेरा ख्याल है कि ओपननेस अगर हो समाज में, इंटरेक्शंस हो, बातचीत सहज हो, और हमारी नई जनरेशन इस मामले में बेहतर है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके जितना भी मैंने अगेन देखा है कि एक ज़माने में कॉलेज जाकर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी, आपने जेंडर स्टडीज़ पढ़ी, तब जाके शायद आपकी थिंकिंग भी शायद इसमें एक्सपैंड हुई। बट उससे पहले वाज देयर अ पीरियड जहाँ पर आप भी मतलब आपने अपने रिजेक्शन को कैसे डील किया इन अ हेल्दी वे, जब आपको उस समय शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन नहीं था, या मतलब फॉर्मली मैंने जिंदगी में एक ही बार प्रपोजल दिया, वो रिजेक्ट हुआ नहीं। सो आई डोंट हैव ए हिस्ट्री ऑफ रिजेक्शन। श्योर। तो जब मैं कॉलेज में रहा, कॉलेज में मैं आई वॉज ए पॉपुलर स्टूडेंट, तो लोग मुझे जानते थे। जैसे कॉलेज में अगर 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 2 के 2000 या कम से कम 1800 लोग जानते थे पर्सनली, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव था। तो वहाँ हमारा गैंग बना हुआ था, उसमें लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो हम काफ़ी कंफर्टेबल थे। रोज़ रेस्टोरेंट में जाके बैठना, कुछ खाना पीना, डिबेट्स में जाना, वहाँ मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था। लेकिन हाँ, कॉलेज के टाइम तक भी कहीं कहीं वो जिसको मिसोजिनी कहते हैं वो खत्म तो नहीं हुई थी, मैं ये कहूँगा, दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था। फिर जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की पहली बार, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रखा। उस सब्जेक्ट ने मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मैंने उसमें 3 सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़े, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और लिटरेचर। बाद में शौक लग गया तो कुछ और भी विषय पढ़े, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, लॉ पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, और हर सब्जेक्ट पढ़ के आपका दिमाग खुलने लगता है। सोशियोलॉजी में सेक्स और जेंडर पे डिबेट्स बहुत डिटेल में होती हैं। आपने वो किताब रखी हुई है जो मेरी पहली किताब थी और मेरी सबसे प्रिय किताब। मेरा दरअसल ये किताब लाल रंग की हुआ करती थी उस समय, ब्लू तो अब आई है। ये किताब ऐसी है कि मतलब अगर मुझे एक किताब चुननी हो जिसने मेरे थिंकिंग प्रोसेस को चेंज किया तो वो ये किताब है। ऐसा क्या था इसके अंदर जो आपको? इसको आप पढ़िए, इसमें एक चैप्टर का नाम है सेक्स एंड जेंडर, इस नाम से ही है। उस चैप्टर को ठीक से पढ़ने के बाद आपको अपने आप समझ में आता है कि मैस्कुलिनिटी और ये सब जो बातें हैं बहुत बकवास बातें हैं, मीनिंगलेस बातें हैं। दुनिया भर की ट्राइब्स की स्टडीज हैं जो बहुत कुछ साबित करती हैं। सो हाउ मच ऑफ आवर बिहेवियर इज नेचुरल एंड हाउ मच इज कल्चरल, ये कैसे डिसाइड होता है? प्रिमिटिव ट्राइब्स को देखें, ऐसी ट्राइब्स जो आज तक शहरों के टच में नहीं आई है, एकदम प्रिमिटिव है, उनके सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी बेस करती है अपनी स्टडीज को ट्राइब्स पे। भारत की बात करो, मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स हैं, एक बैगा ट्राइब है, गोंड ट्राइब है, उनकी कस्टम है, गोटुल नाम की कस्टम है। और गोटुल एक सोसाइटी भी है, कुछ दिन पहले उसके लोग मुझे मिलने आए थे। गोटुल क्या होता है पता है? उस ट्राइब के लड़के और लड़कियां
आपस में वहां मिलते हैं, स्कूल जैसा एक कॉन्सेप्ट है उनका, तो टीचर नहीं होता, आपस में मिलते हैं, यंग यूथ, वो लड़के लड़कियां मिलके एक्सप्लोर करते हैं कि हम में से कौन आपस में शादी कर सकते हैं। दे डेट ईच अदर, और उस डेटिंग के बाद वो डिसाइड करते हैं कौन शादी करेगा, कोर्टशिप जिसको हम बोलते हैं। हम कहते हैं कि टिंडर हमारे जमाने में, हम बड़े कमाल के लोग हैं, टिंडर के पापा वहां पर बैठे हुए हैं और सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। बड़े बूढ़े बच्चों को भेजते हैं कि जाओ बेटा होटल में जाओ, लड़के लड़कियां वहां जाते हैं, साथ में समय गुजारते हैं, फिर डिसाइड करते हैं शादी करनी कि नहीं करनी है। उनको हम ट्राइब कह रहे हैं, ट्राइब तो हम है जी। अगर ट्राइब का मतलब पिछड़ा होना है तो हमारा बिहेवियर ज्यादा पिछड़ा हुआ है, वो तो ज्यादा प्रोग्रेसिव है हमसे। So anthropology gives us insights about how basically men and women should behave. मेरा सर आपसे सवाल ये है कि ये थॉट्स तो ऑब्वियसली बहुत प्रोग्रेसिव हैं, ये आइडियाज बहुत इवॉल्व्ड हैं, पर एट द सेम टाइम आपने जैसे कहा, आप जितना पढ़ते हैं, जितनी लोगों से बातचीत होती है, जितनी आप दुनिया देखते हैं, आपको समझ आता है आप कितने छोटे हो। हाँ। और आपको समझ आता है कि आपकी थिंकिंग कितनी छोटी है। आपकी थिंकिंग तब इवॉल्व होती है, बट जब व्हेन यू आर 20s, व्हेन यू आर अ यंग बॉय एंड यू आर अ यंग ब्लडेड मैन, और हॉट ब्लडेड यंग मैन जो कहते हैं, कैसे आपने मानना शुरू कर दिया कि हाँ, ये सोशियोलॉजी बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, ये फिलोसफर भी सही बोल रहे हैं, और ये ट्राइब वाली चीजें भी सही हैं? जब मुझे पढ़ने का शौक पहली बार हुआ, चीजें वहीं से बदली। एंड टू बिगिन विद, बिफोर स्टडिंग सोशियोलॉजी, आई स्टडीड ओशो फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। ही वॉज द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑन माई माइंड। मैं लॉजिकल बचपन से रहा हूं क्योंकि मैं डिबेटिंग में था। सो इफ यू टेल मी समथिंग विच हैज ए लॉजिक विच आई कांट रेफ्यूट, आई विल एक्सेप्ट यू। मैंने डिबेटिंग में यह भी सीखा कि अगर आप गलत हो तो भी हार मान लो। You have not to prove yourself even when you are wrong. When I read ओशो में क्या है कि ओशो आपका दिमाग खोल देते हैं। ओशो के लॉजिक्स बड़े इंटरेस्टिंग है, आर्गुमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, बट देयर आर सम कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं, सिर्फ बोला, और उसमें जब आप 20, 30, 40 साल तक बोलते रहेंगे तो कई चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। पर ये तो एक सिस्टमेटिक स्टडी है सोशियोलॉजी। जब इसमें पढ़ा सेक्स एंड जेंडर दो अलग चीजें, और जैसे ही उस एक पेज को पढ़ा मुझे लगा कि ये तो, अब तक गधे बने हुए थे हम तो, अब समझ में आया। और वो ये बताता है कि जो आदमी औरत के डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, उनमें से कम 80-90% दे हैव नथिंग टू डू विद द नेचर और द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि बच्चे को जन्म औरत देगी, उसको दूध मां पिलाएगी, इन दो के अलावा बायोलॉजिकल डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है। घर के अंदर का काम औरत ही करेगी, ये बायोलॉजिकल नहीं है। करेक्ट। प्रॉपर्टी वाले काम, पावर वाले काम, पॉलिटिक्स में मेल रहेगा, एकेडमिक्स में मेल रहेगा, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये कल्चरल है। एंड जेंडर इज द कल्चरल कंस्ट्रक्ट। इसलिए ए गुड फेमिनिस्ट वुड ऑलवेज से द जेंडर डिफरेंसेस विच आर इलॉजिकल, विच आर कल्चरल, दैट हैव टू बी एलिमिनेटेड। उनको ठीक करने की जरूरत है, और हमें अपने आसपास कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों को थोड़ा रिड्यूस करें, ना कि बढ़ाएं। आसपास जब लड़कियों के साथ आपकी जब फ्रेंडशिप होनी शुरू हुई, ये नॉलेज से आपकी फ्रेंडशिप्स कैसे इवॉल्व हुई? आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन अराउंड यू किस तरीके से, आपके बिहेवियर, आपकी दोस्तियां गहरी हुई या फिर चेंज हुई? देखिए, इस दुनिया में ना औरत होना बहुत मुश्किल काम है। आदमी होने के बहुत सारे अवैध फायदे हैं जो हमें मुफ्त में मिले हुए हैं। अगर ईमानदारी से समझ लें तो समझदारी है, नहीं तो लठैती करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। मुझे हर महीने 5 दिन पीरियड्स नहीं झेलने पड़ते हैं, तो मेरी जिंदगी का 16.6% टाइम बच गया जो उनका नहीं बचा। मुझे बच्चा पैदा करने के लिए जो मेरी भूमिका है वो केवल कुछ मिनट की है। मुझे 9 महीने बच्चा पेट में पालना नहीं है, उसके बाद अगले कुछ साल तक उसको दूध नहीं पिलाना है, तो मेरी जिम्मेदारियां बहुत कम है। मैं मौज मस्ती कर सकता हूं, जितनी चाहूं कर लूंगा। बच्चा ठीक से नहीं पढ़ेगा, ठीक से नहीं बढ़ेगा, तो मुझे कोई दोष नहीं देने वाला है, दोष पूरा वाइफ का आएगा, क्योंकि ये मान लिया गया कि नर्चरिंग करना उन्हीं का काम है। ऐसी हजारों चीजें हैं। और जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि अरे यार, सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम से बच गया मैं, तो आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जो नहीं बचा आप एम्पैथी कम से कम रखें,
और समझें कि अगर उसको 5 दिन परेशानी होती है तो वो परेशानी केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एंड आई एम वेरी लकी टू चेंज माई थॉट्स टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं कॉलेज के ज़माने की, अच्छी फ्रेंड्स हैं, हमारी बढ़िया बातें होती हैं, और हम लोग मतलब सेक्सिज्म हमारे बीच में कभी नहीं आता, स्टीरियोटाइपिंग जेंडर की नहीं आती है। हम लोग अभी बैठते हैं कॉलेज के दोस्त, जी। खुल के बोलते हैं अपनी बात, और उस समय पता है कि कोई जजमेंटल वहां पर नहीं होने वाला है, खुल के अपनी बात करते हैं। एंड दैट इज ए वेरी रिलीविंग थिंग, स्पेशली फॉर द विमेन, क्योंकि मेन के पास कम से कम अपनी बात कहने के रास्ते ज्यादा हैं समाज में, विमेन के पास कम है। सो दे हैव एटलीस्ट वन सेफ स्पेस वेयर दे कैन स्पीक देयर हार्ट। तो ये हम इंश्योर करते हैं। आप तरुणा मैम को इस समय मिले थे? हम लोग मिले थे लगभग 1995 में, व्हेन आई वाज 21 एंड हाफ। सोशियोलॉजी के बाद। नहीं, लगभग सेम टाइम, हाँ, Okay. उसी समय पढ़ ही रहा था कॉलेज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं 1 साल सीनियर था और 1 साल जूनियर थी। डिबेटिंग में ही बेसिकली मिलना हुआ था। शी हैड कम टू लिसन टू सम डिबेट्स, आई वाज द पार्टिसिपेंट। फिर हमारी बातचीत होनी शुरू हुई, कुछ संयोग भी उसमें रहे मिलने में। फिर हम लोगों ने 97 में शादी कर ली थी, वेरी अर्ली। मैं उस समय 23-23 साल का था। आपको इतनी जल्दी कैसे यकीन हो गया था कि दिस इज द वुमन फॉर मी? इतना तो हम सोचते भी नहीं थे उस समय। आजकल की जनरेशन बहुत सोचती है, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। हमें तो कभी दिमाग में सब आता ही नहीं था। बात हुई, ठीक लगा तो हो गया, इतना क्या सोचना है। ओवर थिंकिंग भी तो प्रॉब्लम है अपने आप में, तो ठीक है, शादी कर ली। आपके आपके रोल अपने रिलेशनशिप में हमेशा से इक्वल थे, या फिर आपने भी कुछ सीखने की कोशिश की जब वो आपकी लाइफ में आई हैं? मतलब हमारे घर में मेरा ख्याल है कि उनकी ज्यादा चलती है मुझसे ज्यादा, पर ये तो सबका ख्याल होता है शायद। पर मैं काफी हद तक ऑब्जेक्टिव हूं, तो अगर उन्होंने कोई फैसला कर लिया तो जनरली वो सब मानते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में फिर मेरी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो डिवीजन ऑफ लेबर मेरे ख्याल से हमारा ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, ऑलमोस्ट इक्वल जैसा है, मतलब डोमेस्टिक स्पेस में हम ये कह सकते हैं। एक मुझे काफी ये भी बहुत कूल चीज लगी कि एट दैट टाइम आपने दृष्टि आईएएस तरुण मैम के साथ फाउंड किया, विच इज नॉट समथिंग दैट अगेन अभी भी, मतलब फीमेल फाउंडर्स हमारी कंट्री के अंदर कितने कम है। ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग के जो मैं फाइडबैक कर कोशिश कर रहा हूँ, एक मेल इनसिक्योरिटी भी होती है ना, ये वर्किंग विद अ पार्टनर। आपको उन चीजों से कभी कोई स्ट्रेस नहीं था? यू वर वेरी सिक्योर ऑलवेज। ईगो को आपने कभी थॉटफुली ओवरकम किया है? मतलब ईगो तो आती है, इससे तो कोई नहीं बच सकता है। ईगो कभी कभी उनको भी आती होगी, कभी मुझे भी आती होगी। कई बार हमें लगता है कि हमारा सोचने का तरीका ही ऑथेंटिक है, ज्यादा ठीक है। पर मैंने एक चीज सीखी है कि पर्सपेक्टिव्स दूसरों के सुन लेने से कई बार फैसले अच्छे होते हैं। जी। सो ऑल्दो शी इज नॉट मच इनटू द मैनेजमेंट राइट नाउ इन दृष्टि, but many times whenever the crisis comes, she becomes a troubleshooter in some sense. जैसे किसी बहुत अच्छे टीचर को दृष्टि में लाना है और किसी वजह से हम नहीं मैनेज कर पाए, सो मे बी शी विल टॉक एंड दैट पर्सन विल कम। ऐसा 2-3 बार हुआ है। फिर दूसरी बात है कि मैं ठीक ठाक एम्पैथी वाला इंसान हूं, पर उनमें मुझसे एम्पैथी बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी, मेरा ख्याल है कि एचआर प्रैक्टिसेस में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। लाइक वी आर वन ऑफ फ्यू कंपनीज जहां मेंस्ट्रुअल लीव भी पेड मिलती है। यस, आई थिंक बहुत कम कंपनियां भारत में ऐसी है। आप भी करते हैं? जी। लेकिन मैं ये ईमानदारी से महसूस करता हूं कि जो लोग हमारे काम करते हैं, उनकी जितनी केयर वो करती है, मैं उतनी नहीं कर पाता हूं। फिर इसी तरह से जो जिंदगी में, मैं तो मनहूस टाइप का आदमी हूँ, बहुत ही अकेला रहना पसंद करता हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ। मतलब बहुत लाइवली उस तरह से नहीं हूँ कि मैं उछल कूद मचाता रहूँ। घर में अगर मैं अकेला हूँ तो घर और शमशान घाट एक जैसा हो जाता है, उस दिन कब्रिस्तान जैसा घर बन जाता है। उनके होने से यह है कि घर में लाइवलीनेस रहती है। जी। वो है तो शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, कुछ ना कुछ होता रहेगा। किसी को डांट ही पड़ती रहेगी, किसी से मोहब्बत होती रहेगी, कुछ म्यूजिक की आवाजें आती रहेंगी।
मैं बड़ा थोड़ा शांत किस्म का आदमी हूँ. So she is very lively, very enthusiastic, very much energetic. तो ठीक है, और दोनों एक जैसे होने से फिर मजा भी क्या है लाइफ में, थोड़ा रहना भी चाहिए. सर एक अगर टिप अगर आप देना चाहेंगे, बिकॉज इस जमाने में सिचुएशनशिप का जो जमाना है उसके मैंने भी अंदर सुना है. आपका ये इतना लंबा रिलेशनशिप रहा है. पहली बात तो हम लोग इतने 30 मार खा है नहीं कि हम कहें कि हमारा रिश्ता दुनिया में सबसे शानदार रिश्तों में से. क्या ठीक है, मतलब हम लोग जैसे एवरेज लोग होते हैं वैसे ही हैं, शायद थोड़े से बेहतर होंगे. मैं चाहता हूँ कि ग्लोरिफिकेशन ज्यादा ना हो, हम ठीक एवरेज कपल है, एक दूसरे को स्पेस देते हैं. ये हमारी ब्यूटी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, स्पेस हम एडिक्वेट स्पेस देते हैं. सो शी लिव्स हर ओन लाइफ, आई लिव माई ओन लाइफ, एंड वी लिव टुगेदर एंड वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर. तो उनको कुछ वेंचर करना है तो उनको मुझसे पूछना नहीं है, करेक्ट, बताना है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ और मेरी सपोर्ट है ही. मुझे कुछ करना है, अगर मैं कल को ये भी कहूँ कि मैं सब छोड़ के पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा, वो बोलेंगे ठीक है चले जाओ. या फिल्म बनाना चाहता हूँ, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, बोलेंगे ठीक है चले जाओ. दिस काइंड ऑफ सपोर्ट एंड दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू ईच अदर फॉर देयर डिसीजंस वी हैव, वी एंजॉय दिस स्पेस. लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि एक ही वर्क प्लेस पे एक साथ होने में टसल होने का बहुत स्कोप रहता है. पर अगर हाँ एक ही फैमिली में है और कंफर्टेबल है तो एक ही ऑफिस में लगातार साथ में बैठ के अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल लेना वो एक अच्छा तरीका है. सर आपने एक जो बात की है अभी अबाउट, सर हम करते हैं युवा रोड शो, जहाँ पर हम रोड शो, जी हम लोग, इट्स कॉल्ड द युवा रोड शो ऑफ काइंडनेस. हम जाते हैं अच्छा. पूरे कंट्री में जाते हैं. मैं कुछ 150 कॉलेजेस जा चुका हूँ, कुछ 15-20 हज़ार बच्चों से मिल चुका हूँ, यंग लोगों से, स्टूडेंट से, ऑल काइंड्स ऑफ कॉलेजेस, IITs, एम्स, NITs, NIFTs, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अब जो भी हो, कुछ 35 सिटीज़ में जा चुका हूँ मैं. और मैं हमारा एम ये रहता है कि हम नॉन जजमेंटल स्पेसेस क्रिएट करें जहाँ पर बच्चे एक्सप्रेस करें अपने आप को, क्योंकि उनको स्पेसेस नहीं मिलते. दो स्टेटिस्टिक्स जो आए हैं बहुत बढ़कर हमारे लिए, लड़कियों को जब आप सेफ स्पेस देते हो, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा लड़कियां जो बात करती हैं वो है हैरेसमेंट के ऊपर, कि एज हमें एनी यंग गर्ल इन टुडेज इन इंडिया टुडे कहीं भी आप जाओ वो बात करेंगी कि उनको हमेशा याद दिलाया जाता है कि वो लड़कियां हैं. एट द सेम टाइम जो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज देखता हूँ मैं हर जगह जाकर, वो कहते हैं कि एक बहुत हमारी प्यारी कम्युनिटी बन चुकी है, एक सिस्टरहुड है. लड़कियां हमको सपोर्ट करती हैं और हर जगह हमने देखा है सर, एक लड़की अगर बताएगी कि मेरी जिंदगी ये प्रॉब्लम है, उसके बाद हमेशा ये बोलेगी अरे उस लड़की की वजह से मैं आज ठीक हूँ. वो लड़की नहीं होती ना, वो मेरी दोस्त नहीं होती तो मैं शायद आज आगे नहीं बढ़ पाती जीवन में. अब आप लड़कों से ये बात करो ना, सरप्राइजिंग या अनसरप्राइजिंग इन मेनी वेज, सबसे ज्यादा बात वो क्या करते हैं लोनलीनेस के बारे में, कि हमारे पास कोई बात करने कोई नहीं है, किससे बात करें हम. और विद इन दैट जब ये बोल भी रहे होते हैं ना, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आके उनको प्यार दिखाए, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आके हक दे, विच इज व्हाट लड़कियां को झप्पियां मिलती हैं जोर जोर से, लड़कियां रो रही हैं एक दूसरे के साथ कि आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर यू. कोई ऐसा लड़का नहीं है जो उठकर बोलेगा कि यार कोई बात नहीं मैं हूं ना. एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मैं लोनली हूं, बट एक दूसरे के साथ वो स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहे. कितने लड़कों ने मुझे बोला है, मुझे आज तक किसी ने जिंदगी में, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आई लव यू नहीं बोला. नोबडी हैज गिवन मी हग इन माय एंटायर लाइफ. यू आर द फर्स्ट पर्सन सर who has given me a hug. ये सारी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं. उसके बाद then I see something like Andrew Tate happening, कि आप कि एक एंड्रू टेट है जो बार बार बोल रहा है कि तुम्हें जरूरत ही नहीं लड़कियों की, और तुम्हें अपने आप, लड़कों की भी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है तुमको, तुम्हें सिग्मा मेल बनना है. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना कैसे हो गया? हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं यूपीएससी वाले, जनरली वो लोग 20s के बाद के होते हैं, 21, 22 से 27, 28 तक. उनका मैच्योरिटी का लेवल जनरली ठीक होता है. और दूसरा, यूपीएससी के जो करिकुलम है वो इतना सुंदर है कि कोई ठीक से पढ़ लेगा तो कायदे का इंसान बन जाता है. तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द यूपीएससी फॉर मेकिंग सच सिलेबस. ये कल्चर जितना मैं समझ पाता हूँ, ये जो यंगस्टर्स हैं जिसको जेन जी आजकल हम बोल देते हैं, जो आज के ज़माने में 15 से 20 या 13 से 20 की उम्र के बीच के हैं, उनमें ये ट्रेंड ज़्यादा नज़र आता होगा. और उसके रीजंस हैं. पहले ऐसा क्यों नहीं दिखता था, तो इसकी वजह ये कि पहले ऐसी चीज़ फैलने का स्कोप नहीं था. एक टेलीविज़न था, एक रेडियो था, दोनों सरकार से कंट्रोल्ड थे. तो वही थॉट टेलीकास्ट होगी, रिले होगी, जो
सरकार अप्रूव करेगी, और सरकार ऐसी बात क्यों अप्रूव करेगी? लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया, यूट्यूब है, इंस्टा है, इन सब के बिना नई जनरेशन के लिए लाइफ बहुत मुश्किल है। जितनी आसानी से किसी के थॉट्स आप तक आज पहुंच सकते हैं, पहले ऐसा कभी नहीं था। पहले बड़ा मुश्किल था। हमें अगर एंड्रयू टेट जैसे किसी आदमी को सुनना भी होता तो हम सुन ही नहीं सकते थे जी। एंड्रयू टेट पहले भी थे, पहली बार नहीं हुए हैं। एंड्रयू टेट को ऐसी रीच कभी नहीं मिली थी कि वो हर घर हर फोन के अंदर घुस जाए। और क्यों वो रीच तो चली इसलिए मिल गई, लोग उसी को क्यों देख रहे हैं? पहली बात तो एंड्रयू टेट को मैंने कभी देखा नहीं है, और ना मेरे देखने की इच्छा है, मैं क्यों टाइम खराब करूँ अपना। लेकिन एंड्रयू टेट भारत में भी कम नहीं है। भारत के सोशल मीडिया में हिंदी बोलने वाले एंड्रयू टेट भी ठीक ठाक दिखते हैं। जो रात दिन महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ऐसे लोग तो यहाँ भी दिखते हैं। होता क्या है कि जो 13 से 20 की उम्र है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों का उस समय बढ़ता है बहुत ज्यादा। ये बात बायोलॉजिकली साबित होती है बार बार कि मेल सेक्सुअल डिजायर और फीमेल सेक्सुअल डिजायर में बहुत अंतर है। मेल्स की सेक्सुअल डिजायर बहुत तेजी से उठती है, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाती है। फीमेल्स की सेक्सुअल डिजायर बहुत ग्रेजुअली ऊपर उठती है, और उसको शांत होने में ज्यादा समय भी लगता है। इसलिए आप देखेंगे सेक्सुअल रिलेशनशिप की शुरुआत करने में मेल्स का बिहेवियर हमेशा ज्यादा एग्रेसिव रहता है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर आप देखेंगे वही प्रपोज कर रहे हैं, वही ट्राई कर रहे हैं डेटिंग करने के लिए, बाइक घुमा रहे हैं, ऊपर नीचे पहिया घुमा रहे हैं कि किसी तरह से साबित हो जाए कि मैं तुम्हारे लायक हूं। अब टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, बेचैनी उनके अंदर है, उनको एक्सेस नहीं है फीमेल पार्टनर्स के लिए, ऐसे दोस्त उनके नहीं। वो जैसे माहौल में रहते हैं, बात करने से हिलना मच जाता है कि जैसे पेन मांग लिया, अब बात भी नहीं कर सकते, दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ऊपर से इंटरनेट है, पॉर्न सुबह से रात तक देख रहे हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, और पॉर्न देख के एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन ऐसा बन गया है जो रियल लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। उनको बचपन से ये भी सिखा दिया कि ये बहुत गंदी चीज होती है, तो बात भी नहीं कर सकते। ऊपर से कंपटीशन है, करियर बनाना है। लड़के को तो बचपन से पता है कि पूरा परिवार मुझे ही पालना है, और पेरेंट्स के पूरे सपने उस पर टिके हुए हैं, और पेरेंट्स बार बार याद दिला रहे हैं कि बेटा मेरी रिटायरमेंट 10 साल में होने वाली है, तुम्हें ही कमाना है। इसलिए पढ़ाई में मैं खराब हो जाऊं, ये ऑप्शन लड़के के पास उतना नहीं है, उसको ज्यादा स्ट्रेस है। इसलिए 13 से लेके 18-19 साल का जो लड़का है, ये इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। ये बच्चे बड़े विद्रोह, हमारा बेटा उस उम्र में है, एकदम घोर विद्रोही होता है कई बार। ठीक है, हम समझ रहे हैं उसके मन में क्या चीजें चल रही हैं। एकदम अकेला है, किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये मेल लोनलीनेस दुनिया के सबसे बड़े खतरों में है, और मेल लोनलीनेस के 2 फेजेस हैं। एक तो ये वाला है, इसमें वो बच्चे खुशनसीब है जिनका एक अच्छा गैंग है। वो बच्चे खुशनसीब है जिनके पास अपनी उम्र की एक बहन है, और बहन से दोस्ती है जी। एक बहन होने से, उससे दोस्ती होने से आपकी बहुत सारी कुंठाएं इसलिए खत्म हो जाती हैं कि आपको आइडिया रहता है कि लड़की ऐसी होती है, आसपास है, उससे बात हो रही है, तो आपको पता है कि ऐसी होती है, बात भी आप कर पा रहे हैं। और दूसरा, मेल लोनलीनेस जनरली 40 के बाद जो आती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसलिए आप देखेंगे हार्ट अटैक्स महिलाओं में कम होते हैं, पुरुषों में बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन इसका एक बड़ा फैक्टर लोनलीनेस भी है। महिलाओं में शेयरिंग करने की टेंडेंसी बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा रहती है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव है, उन्हें संकोच नहीं है, झिझक नहीं है। कहीं डांस वांस करना हो, लड़कियां जितना आसानी से डांस करने चले जाएंगी, लड़के आमतौर पर नहीं जाएंगे, वो मनोज बन के बैठे रहते हैं। गाना गाना हो फैमिली में, लड़कियां आराम से गा देंगी, लड़के आमतौर पर नहीं गाएंगे। मतलब अपवादों को छोड़ के, एक्सेप्शन छोड़ के, जहां जहां सहज होके एक्सप्रेसिव होना है, लड़के जनरली पीछे रहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वैसी हुई, थोड़ा डिस्टेंस हुआ। फिर उनको ये भी समझाइए कि तुमको मर्द बन के रहना है, और मर्द बनने में ये होता है कि आप बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं। ये सब चीजें मिलके उनको घुटन से भरती हैं। और आजकल साइकोलॉजी में ये एक टॉपिक है जो पढ़ाया जाता है कि जो मिड लाइफ क्राइसिस है, 40 के बाद का जो क्राइसिस है, स्पेशली इन द मेल्स, वो अकेलेपन का, जबकि वो विमेन के मामले में आमतौर पर नहीं, क्योंकि उनमें, जिसको आपने सिस्टरहुड कहा, आपस में रिलेशनशिप बना रहता है उनके साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। जैसे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो माँ उनसे रोज बात करेगी वीडियो कॉल पे, ये आमतौर पे दिखेगा, बाप का नहीं दिखेगा।
बाप बात भी करेगा तो क्या पूछेगा, और ठीक हो? हाँ पापा ठीक हूँ, चलो ठीक है पढ़ो, खत्म। मेरी मदर गई हुई है मेरे भाई से मिलने यूएस में। जब वो बाहर में होती है पापा के साथ, मुझे रोज जब आप रोज बात होती है तो पापा भी बीच में गेस्ट अपीयरेंस के लिए आ जाते हैं। अभी 3 हफ्ते से गए हुए हैं। मेरा पहला मैसेज पापा का आया परसों, माई नेटफ्लिक्स इज नॉट वर्किंग, प्लीज फिक्स इट। हम लाइक 3 हफ्ते में मैंने कहा आपने एक बार ये नहीं पूछा तो कैसा है, ठीक है नहीं है, पहला नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, प्लीज फिक्स। वो रिकंडीशनिंग करने की बहुत ज़रूरत है। जो माइंडसेट, मेल माइंडसेट है, वो बहुत ही अकेलेपन का, और इसीलिए हार्ट अटैक्स में पुरुष लोग बहुत आगे हैं, सुसाइड्स में पुरुष लोग महिलाओं से आगे रहते हैं इसीलिए। सर तो मेरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप अभी जिस सोसाइटी चेंज हो रही है, देखा जाए तो ये प्रेशर तो कम होना चाहिए लड़कों पे शुरुआत में, कि पहले आपका प्रेशर ये था कि आपको यू हैव टू बी मैन ऑफ द हाउस। अगर अभी आपकी पार्टनर अगर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है घर के अंदर, अगर इक्वल लेबर कर रही है घर के अंदर, इक्वल पैसा भी कभी ला रही है, आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। एंड येट देयर इज दिस एंगर अबाउट द वुमन कि यू नो अब मेरा रोल क्या रह गया। इनफैक्ट एक इकोनॉमिस्ट की भी एक स्टडी आई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, अक्रॉस मेनी नेशंस, जिन्होंने बताया कि लड़के अभी एक्चुअली यंग लड़के ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हैं, यंग लड़कियां ज्यादा लिबरल हो रही हैं। क्या आपकी समझ है इस बारे में? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो जिसको आज़ादी चाहिए वो प्रोग्रेसिव होता है, किसी को आज़ादी मिलने से जिसकी आज़ादी कम हो रही है वो कंजर्वेटिव होता है। तो लड़कियां तो उस एंड पे हैं जहां कुछ भी आज़ादी मिलेगी तो फायदे में है, इसकी उनकी डिमांड है। तो लड़कियां क्यों, जो भी वीकर सेक्शन सोसाइटी का है, चाहे वो माइनॉरिटीज हों, चाहे वो अश्वेत जिनको हम बोलते हैं, वो चाहेंगे कि बराबरी और ज़्यादा मिले और जल्दी मिले। लेकिन जिनको ज़्यादा मिला हुआ है, जब उनके हाथ से निकलेगा, क्योंकि उनके हाथ से निकल के ही तो जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा, तो उनको ये फील होगा कि हमें जितने राइट्स पहले थे उतने अब नहीं मिलते हैं। इसलिए पुरुषों का कंजर्वेटिव हो जाना कि नहीं, जो सिस्टम पहले था वही ठीक था, औरतें घर के अंदर रहनी चाहिए, उनके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसा बोलेंगे, स्पेशली वो लोग जो ट्रेडिशनली मेल सोसाइटी के झंडा बरदार हैं, जो उनके संरक्षक हैं, पैट्रन्स हैं, वो ऐसा बोलेंगे। ये फीलिंग कई लड़कों में आजकल होती है कि लड़की हमसे आगे निकल गए, तो क्यों ना निकले आगे। और सारी लड़कियां सारे लड़कों से आगे निकल गई, ऐसा थोड़ा ना है भाई। जब तक एस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब हुआ कि जब तक आप जन्म से तय कर रहे हैं कि लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़का पढ़ने जाएगा, तो लड़के आगे निकल रहे थे। इसको जनरलाइज करना कि लड़की हमसे आगे निकल गई, हमें छोड़ दिया, ये तो इंडिविजुअल मामला है। अगर आप कायदे के इंसान हैं, कोई कायदे का इंसान आपको मिल ही जाएगा, इसमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है? मेरा सर, मैंने एक ऐसे लड़के से बात किया जो मिडिल क्लास, बिल्कुल आप जो बात करें बिल्कुल सहमत हूँ उससे। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ एक बार कि एक यंग लड़का हमारे साथ काम कर रहा था, अच्छा खासा मिडिल क्लास सही है, यू नो आईआईटी वगैरह से उसके पेरेंट्स ने पढ़ा है। हमारे कुछ आइडेंटिटी पे एक शो, हमको एक कंटेंट पीस बनना था। मैंने कहा तुम्हारी प्राइमरी आइडेंटिटी क्या है? इसने बोला लड़का। मैंने कहा फिर, मैंने कहा क्यों तुम्हें लगती है तुम्हारी प्राइमरी आइडेंटिटी लड़का? उसका जवाब ये आया कि क्योंकि मुझे बार बार दिखाया जाता है लड़कियों से कि तुम लड़के हो। मैंने कहा लड़कियां तुम्हें क्या दिखा रही है लड़कों जैसा? मुझे समझ नहीं आया कौन सा। मैंने बताओ। कहते मैं एक बार ट्रेन पे गया हूँ, धक्का लगा और मैं लड़की पे गिरा। लड़की ने मेरे पे चिल्लाया कि तुम सारे लड़के ऐसे होते हैं। एंड तब से मुझे लगा है कि ये लड़कियां हमको ऐसे क्यों समझती है, सारे लड़के ऐसे थोड़ा ना होते हैं। अब मैंने बोला तेरी जिंदगी में एक इंस्टेंस हुआ है? मैंने कहा और हुए हैं क्या? ऐसे 1-2 हुए हैं। मैंने कहा लड़कियों की जिंदगी के अंदर ऑन अ डेली बेसिस ऐसी 6 घटनाएं होती हैं, उसके बावजूद वो इतने एक्सट्रीम थॉट्स नहीं लेती लड़कों के अगेंस्ट जितने तुम लड़कियों के अगेंस्ट ले रहे हो, क्यों? एंड ही इज लाइक अगर आपके साथ होता आप समझते। मैंने कहा मेरे साथ भी हुआ है। देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं कभी लाइन में लगा हूं, लड़की ने बोला मेरे से पास मत आओ, बट आई हैव अंडरस्टूड कि इट इज कमिंग फ्रॉम फियर। बहुत लड़कियों के साथ जब लड़के पास आते हैं तो कुछ करते भी हैं आगे। तुम अच्छे इंसान हो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि उसको समझ आएगा, यू नो यू कांट अज्यूम दैट, सो यू हैव टू हैव दैट एम्पैथी। अब व्हेन बॉयज टुडे आर थिंकिंग लाइक दैट, हाउ कैन वी नाउ ओवरकम दिस प्रॉब्लम? बिकॉज ये मुझे लग रहा है दिस विल क्वांटिफाई, दैट इज माय फियर। सो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं हम? एक तो जब तक हम इंटेलेक्चुअली थोड़ा शार्प नहीं होते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है चीज़ों को जनरलाइज करने की जी।
कि एक इंसिडेंट हुआ और मान ली कि सब ऐसा होता है। एक लड़के से मोहब्बत नहीं चल पाई, आपने मान ली कि सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं या सारे लड़के ऐसे होते हैं। तो ये टेंडेंसी नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन समझदारी इसमें है कि इस चीज से बचें कि भाई एक लड़की ने मुझे कभी कहा कि थोड़ा सा दूर हो जाओ, उस समय तो बुरा लगता है, सीधी सी बात है, किसी को बुरा लगेगा कि इसका मतलब मुझ पर शक किया जा रहा है, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। बॉम्बे तो इस मामले में काफी इवॉल्व शहर है, दिल्ली इस मामले में कम इवॉल्व है। दिल्ली की किसी बस में या मेरे ख्याल से मेट्रो में भीड़ वाला डब्बा हो, पुरुष बहुत सारे, उसमें कोई लड़की घुस जाए, तो मुझे नहीं पता कि वो अगले 2-3 स्टेशन पर जब निकलेगी तो कितनी जगह उसको छुआ गया होगा और गंदे तरीके से छुआ गया होगा। तो एम्पैथी ही इसका ट्रीटमेंट है कि दुनिया को दूसरों की निगाह से भी देख लो भाई। एक लड़की ने आपको बोल दिया कि तुम थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, आप ये नहीं समझ रहे कि कितनी बार झेलने के बाद उसने बात बोली होगी, कितना मजबूर होने के बाद कहा होगा, ये भी तो एक पक्ष है। और लड़के क्यों लड़कियों के दुश्मन बनते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वही जो सोशल मीडिया की एक्सेस है और जो आप नाम बता रहे हैं एंड्यूटेट वगैरह ऐसे कुछ लोग, क्योंकि ये इम्प्रेशनेबल एज है, ऐसी कोई बात कोई भड़काएगा तो लोग भड़क ही जाते हैं। आपने कभी सुना कि नॉलेज के नाम पे दंगा हो गया हो, समझदारी के नाम पे हुआ हो? तो भड़काने के लिए इमोशनल पॉइंट्स होते हैं। रेस के नाम पे भड़काना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत आसान है, सेक्स के नाम पे भड़काना बहुत आसान है। सॉल्यूशन एक ही है, जितना इस तरह का कंटेंट आ रहा है उसकी टक्कर का उससे ज्यादा, उससे बेहतर कंटेंट आए और रीच उसकी बढ़े और लोगों तक समझदारी की बातें पहुंचे, जो जैसे आप ये काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कोई और चैनल डेडिकेटेड इसी थीम पर बात करने के लिए है, यानी मैंने पहली बार देखा है और मेरे आने की बड़ी वजह ये है कि आप एक बहुत अच्छी थीम पे काम कर रहे हैं। और क्योंकि मैं भी उन बच्चों को टैकल करता हूँ अपने घर में भी, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लड़कों को ये समझाना है कि लड़का होने का मतलब सिर्फ इतना है कि वाई क्रोमोसोम एक ज़्यादा आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है, बस इतना ही है। और लड़की होने का मतलब इतना ही है कि उसके पास वो वाला वाई नहीं है, वो वाला एक्स चला गया है, बस। बाकी सब मनगढ़ंत बातें हैं, मेन डिफरेंस इतना ही है। इसके अलावा ज़्यादा इस बात को लेकर सीरियस नहीं होना है, ये समझाने की ज़रूरत है। सर पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की इवन अबाउट दिस शो। मेरा भी एक्चुअली आपको बुलाने का यही मकसद था कि हाउ डू वी हैव, एक तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये जो हो रहा है, व्हाट वी आर सीइंग अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ एक टॉक्सिक मैस्कुलिन एनवायरनमेंट, क्यों हो रहा है। लड़कों को लगने लग गया है कि लड़कों के लिए एम्पैथी नहीं है। एंड हिस्टोरिकली चक्कर ये है कि शायद हमने लड़कों को कभी रोने के लिए इंकरेज नहीं किया, हमने एक्सप्रेस करने के लिए इंकरेज नहीं किया, तो देखा जाए तो लड़कों ने ही लड़के के लिए एम्पैथी नहीं दिखाई। एक ना एनिमल फिल्म, आपने भी एक बार जिक्र किया था उसका, एनिमल फिल्म के अंदर एक बहुत डायलॉग बोलता है जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर उसके अंदर, वेयर ही गेट्स एंग्री एंड सेज कि लड़कों को पता है वॉर के लिए भेजा गया है और मैं हमारी नेचर ही है ये वॉर करना, सो दैट इज व्हाई आई एम फाइटिंग, आई एम बैटलिंग। बट ये ऑब्वियसली बात नहीं करते कि वॉर भी तो आदमी ने भेजा तुम्हें। Men are sending other men to war. Men are fighting these battles that don't need to be fought in today's times. तो एम्पैथी, मैं आपसे एम्पैथी की बात करना चाहता हूँ क्योंकि आपने पहले भी बात की है। हाउ डू वी गेट men to have empathy for themselves सबसे पहले, and then for other people around? दरअसल जो ये सेक्स और जेंडर की डिबेट पहली बार शुरू हुई तो 1940s में एक बहुत बड़ी थिंकर थे, सिमोन द बोवेल, आपने नाम सुना होगा, द सेकंड सेक्स, उनकी बहुत फेमस बुक है। उस किताब के इंट्रोडक्शन में एक लाइन आती है कि वुमन इज नॉट बॉर्न, शी इज मेड सो। द कंसेप्ट ऑफ वुमन इज नॉट बायोलॉजिकल, इट इज कल्चरल। इसका सही जवाब यह है कि इवन द मैन इज नॉट बॉर्न, ही इज मेड सो। तो मैन और वुमन के जो कंसेप्ट हैं सोशल हैं, सोसाइटी बनाती है। पेट्रियार्की के बहुत फायदे पुरुषों को हैं, ठीक बात है, पेट्रियार्की के नुकसान भी कम नहीं है, पुरुषों को भी, उनको भी नुकसान है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो आप पाएंगे कि टॉक्सिक उसको कहने की वजह यह है, दैट इज नॉट बैड ओनली फॉर द विमेन, दैट इज ऑल्सो बैड फॉर द मेन। तो टॉक्सिक का मतलब यह है कि वो खुद को भी हार्म कर रहे हैं। लोग कैसे हार्म करते हैं? क्योंकि जिसको ये क्रेज है कि मैं बहुत मैस्कुलिन हूं, जैसे एनिमल फिल्म का जो कैरेक्टर है, उसको अपने अल्फा मेल होने पे बड़ा गुरूर है।
अल्फा मेल अच्छा, अल्फा मेल वाला कंसेप्ट ह्यूमन सोसाइटी पे अप्लाई नहीं होता है, ये एनिमल्स पे, वुल्फ्स पे अप्लाई होता है बेसिकली। तो जो जूलॉजिस्ट हैं वो इन कंसेप्ट को यूज करते हैं जंगली जानवरों के लिए। हम जंगल से बहुत आगे निकल चुके हैं, जो जंगल में रुके हुए हैं वो अल्फा मेल बनने के चक्कर में हैं। जो जंगल से आ गए हैं समाज में उनको अल्फा मेल बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कंसेप्ट ह्यूमन सोसाइटी का है ही नहीं। आदमी औरत में और नर और मादा में कुछ तो अंतर बचा के रखना पड़ेगा। तो ये जो मैस्कुलिन होने का कॉन्सेप्ट है, इसका नुकसान क्या होता है? जैसे मैं तो एक अच्छे परिवार में था तो मुझे बहुत सिखाया नहीं गया, लेकिन मान लीजिए अगर मैं ऐसा होता, मुझे क्या सिखाया जाता? रोना बिल्कुल नहीं है। हम उस माहौल में रहे कि रोना बुरी बात मानी जाती थी, तो रोना हमने छोड़ दिया था बहुत पहले। मैं शायद पिछले बहुत सालों से नहीं रोया, केवल एक दिन जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तब मैं करीब 1 महीना बोल नहीं पाया। मतलब मैं जैसे बोलता था मुझे रोना आता था, तो मैं फिर बोल ही नहीं पा रहा था। करीब 1 महीना मुझे लगा, विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। मुझे लगता था कि मैं तो इमोशनलेस आदमी हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ेगा, मैं बहुत न्यूट्रल हूं, मैं बड़े से बड़े सुख और दुख को बहुत इजीली मतलब पचा लेता हूं, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। पर जब फर्क पड़ा तो मुझे बड़ा खुशी भी हुई कि चलो अंदर एक इंसान बचा हुआ है, भी मैस्कुलिनिटी इतनी हैवी नहीं हो गई है। अब मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या है? थोड़े लंबे चौड़े हैं, थोड़ा हाथ में मछलियां फुला लेंगे, ये सब कर लेंगे, दिखेंगे रौब वाले। आजकल मूछ दाढ़ी का कॉन्सेप्ट है, लंबी दाढ़ी रखनी है, वो भी कर लेंगे, थोड़े स्मार्ट देखेंगे, ये सब तो हो गया। फिर आप महिलाओं से नफरत करने लगेंगे, या डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, या उन्हें सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। उससे ये कहना कि मेरा जूता लिक करो, कितना इनह्यूमन है। क्या बचता है इसके बाद रिश्ते में? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का सबसे बड़ा नुकसान उस आदमी के साथ क्या होता है कि दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं बचता जो उससे प्यार करे। उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटी उससे प्यार नहीं कर पाते, डरते हैं। और अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इसमें खुशी है तो ये गधापन है। होना ये चाहिए कि आपके होने से लोग अच्छा फील करें। मैं अपने घर जाऊं, मेरी पत्नी को खुशी हो, न कि ये तनाव हो कि अरे यार ये आ गया अब टेंशन देगा। मेरी बेटी सहम न जाए कि पापा आ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाओ या सो जाओ चुपके से, नहीं तो पापा मारेंगे। इससे आप मैस्कुलिन तो हो जाएंगे, लेकिन कोई आपको प्यार करेगा ही नहीं। एंड इफ नोबडी लव्स यू देन यू आर रियली लोनली। इससे बड़ा अकेलापन कोई नहीं है कि आप इमोशनली किसी से भी कनेक्टेड नहीं है जंगली बनने के चक्कर में। ये जंगली होना है। मर्द फिल्म आई थी जब हम छोटे थे, कितनी गंदी बात उस फिल्म में थी कि दारा सिंह जा रहा है, बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, शायद चाकू से उसकी छाती पे लिखा मर्द, खून से लिखा मर्द। मैस्कुलिनिटी का हिंदी ट्रांसलेशन मर्दानगी ही होता है। और फिर वो फिल्म क्या कह रही है? मर्द को दर्द नहीं होता। और हमारा सारा बचपन इस चक्कर में गुजर गया कि दर्द नहीं होना चाहिए हमें। कितना बड़ा गधापन था। 1990s में एक फिल्म डर आई जिसने पहली बार मैस्कुलिन लव को दिखाई। एनिमल वेनिमल तो बहुत बात की चीजें हैं। उसमें शाहरुख खान है और वो हीरोइन जो जूही चावला थी, वो मना करती है और फिर गाना गा रहा है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मतलब उसकी हाँ ना से मतलब ही नहीं है उसको। तू हाँ करे तो भी, तू ना करे तो भी, तू है मेरी ही। ये लवर है कि रेपिस्ट है? ये कैसी सेंस है? ये होती है क्रूड मस्कुलिनिटी। कॉम्प्लिसिट भी होती है, जो कल्चरली बड़ी अच्छी लगती है सब लोग, क्या बात है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। क्या बात है यार, तुम एक ऑब्जेक्ट हो, मेरे लिए बनाई गई हो। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। मैं कौन सा लाट साहब हूं? अजीब लाट साहब भी है कि मेरे लिए आसमान से बुलाया गया तुम्हें। तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, अपना कोई करियर नहीं है, अपने कोई सपने नहीं है। तुम्हें केवल ये करना है कि मेरी जिंदगी में सेंस ऑफ कॉम्प्लीशन आ जाए, तुम सिर्फ उसके लिए पैदा हुई हो। ये जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं करती हैं, महिलाएं भी ऐसी बातें करती हैं। पुरुष भी कई बार ऑब्जेक्टिफाई होते हैं, और ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ मेन भी उतनी ही बुरी बात है जितना ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन है। दोनों तरफ बुरा है, पर मेजॉरिटी में आपको ये मेल वॉइसेस में दिखेगा, फीमेल वॉइसेस में कम दिखेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फीमेल्स एकदम ठीक है हमेशा। टॉक्सिक मदरहुड भी होती है,
जी टॉक्सिक वाइफ्स भी होती हैं। ये टॉक्सिसिटी उन्हीं का नुकसान नहीं करती, अपना भी करती है, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज नो वन हु लव्स यू, हु केयर्स फॉर यू। ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने की जरूरत है। और मतलब मेरा वही मानना है कि खराब कंटेंट का सामना अच्छे कंटेंट से ही करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज बात बनेगी नहीं। और लड़कों को थोड़ा एम्पैथी से देखने की भी जरूरत है। एक बात ये भी समझनी है कि दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत जो है ना, सैडली ये थोड़ा टाइम के साथ आती है। इससे थोड़ा प्रीमेच्योर हम कर सकते हैं सही ट्रेनिंग से। स्कूल में, घरों में थोड़ी परवरिश थोड़ी बेहतर हो तो ट्रेनिंग मिलती है। बहुत हमें होपलेस होने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, विद द हेल्प ऑफ गुड कंटेंट लाइक योर्स वी कैन हैंडल दिस टू सम एक्सटेंट। सर, मेरा आखिरी सवाल, मैं सवाल तो आपसे अनलिमिटेड कर सकता हूँ क्योंकि आप जैसे आप माइंड है, बट एक सवाल जो पर्सनल सवाल है एंड में, आप खुद कहते भी आप फेमिनिस्ट हैं, अपने बेटे को आप किस तरीके से रेज कर रहे हैं दैट ही ऑल्सो इज अ फेमिनिस्ट एंड ही डजंट गेट अफेक्टेड बाय जो सब कुछ आसपास चल रहा है, वो एक जेंडर सेंसिटिविटी से, एम्पैथी से, हाउ आर यू रेजिंग हिम? फेमिनिस्ट होने के दो मतलब होते हैं। एक ये है जिसमें ओनली फीमेल्स आर सपोज टू फेमिनिस्ट, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एनीवन हु केयर्स अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। बिल्कुल। So in that broad sense I think I am a feminist and everyone should be। मेरे बेटे की परवरिश में बहुत क्लियर तो मेरा कंट्रीब्यूशन इस तरह का ज़्यादा नहीं रहा, सिवाय इसके कि जब जब बात होती है मैं थोड़ा समझाता ज़रूर हूँ। इतना ज़रूर समझाता हूँ कि अब जैसे वो जिस उम्र में है और बाहर रहता है, घर से दूर रहता है, उसकी परवरिश में कुछ दिक्कतें थी, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि हमें उसको देश से बाहर भेजना पड़ा 11वीं क्लास में पढ़ने के लिए। अभी तक मैंने फील नहीं किया कि उसके अंदर मैस्कुलिनिटी वाली वो अंडरस्टैंडिंग है। पर हम लोग जब भी मिलते हैं इतना तो समझाते हैं कि, मतलब मैं एक ही बात कहता हूँ, जो ट्रीटमेंट तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ या बहन के साथ हो, वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ मत करना, क्योंकि जो तुम करोगे लगभग वही वापस लौट के आएगा। जी। मेरा ख्याल है कि वो ठीक रास्ते पे चलेगा। हालांकि हर बच्चे की नियति अलग होती है, किसी माया बाप को अधिकार नहीं है कि वो दावा कर सके, बट आई बिलीव ही विल नॉट बी ए मिसोजिनिस्ट। आई बिलीव दैट। I really hope so. आप जैसे आपने कहा है, I hope that he stays a good and productive member of society. Thank you sir, इतनी डीप, इतनी इफेक्टिव और इतनी थॉटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। ये आई थिंक वन ऑफ आवर मोस्ट, मुझे लगा ही था, होप ही थी कि सब इंटेंस तो होगा ही कॉन्वर्सेशन, बट ऑल्सो एक बहुत ही रैशनल, बहुत थॉटफुल, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन रहेगी, विच यू हैव वेरी मच लिव्ड अप टू as I always expected। मैं आपसे एक और बारी थैंक यू बोलूंगा, बट हमारे अभी क्विक सेगमेंट्स हैं कुछ थोड़े। जी सर, फन सेगमेंट्स, विल एंड ऑन अ लिटिल बिट ऑफ अ फन नोट। हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, विमेन वांट टू नो, जहां पर विमेन हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। ओके। हेलो विकास सर, कैसे हैं आप? अच्छा, so my question is, what are some stereotypes around masculinity in my field, films, and your field, education, that you would like to work towards breaking? And how can we as women sort of be more supportive of our fellow men in this context? देखिए, मैं दोनों बातों को सम अप करके बताऊं, मुझे कैसे आदमी पसंद है। जी। मुझे वो आदमी पसंद हैं जो लिबरल हों, थोड़े सॉफ्ट हों, स्पेस देते हों, इस बात पे घमंड बिल्कुल ना रखें कि हम आदमी हैं, जिनकी प्रेजेंस में बाकी लोग कंफर्टेबल रह सके, दहशत में ना रहें, क्रिएटिव हो, एक्सप्रेसिव भी हो, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा हॉबी, कुछ ना कुछ परस्यू करते हो, फिजिकली भी अपना भी ध्यान रखें, आसपास भी लोगों का ध्यान रख सके, सेंसिटिव हो सबके लिए, जेंडर के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, किसी के लिए भी सेंसिटिव हो। इन सारी चीजों को मिला के जो एक वर्ड मैंने शुरू में लिखा था वो सबलाइम होता है। बिल्कुल। सब्लिमिटी का मतलब है कि मैच्योर होना और एम्पैथी के साथ हर किसी को उसके अधिकार देने की कोशिश करना।
So anything that goes against it in film industry, I believe that is a masculine approach. हीरो ही फिल्म के सेंटर में क्यों होगा? हीरो की लुक्स एक खास तरीके की ही क्यों होंगी? फिल्म का ज्यादा फुटेज हीरो ही क्यों खाएगा? हीरो को हीरोइन से ज्यादा पैसे क्यों ही मिलेंगे? जी और सारा जो सेंट्रल फोकस है हीरो पे ही रहेगा। मिसोजेनिस्ट डायलॉग्स क्यों होंगे? ऐसे गाने क्यों बनेंगे? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये ऐसी बेहूदी लाइनें गानों में क्यों आएंगी? ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं। मैं सोचता हूं कि लड़कियों पर सुंदर दिखने का दबाव बहुत ज्यादा रहता है। उनको तमाम उपाय करने हैं, वैक्सिंग करवानी है, और वो कितनी जानलेवा पेनफुल चीज होती है सिर्फ इसलिए कि वो सुंदर और सॉफ्ट स्किन वाली दिखें अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनको। तो जब पुरुष हो तो हम बहुत ज्यादा उम्मीदें ना करें। तुम ही बेसिकली प्रोवाइडर हो, तुम ही बेसिक प्रोटेक्टर हो, ये भी तो ज्यादती है ना। बिल्कुल सर। सो बेसिकली आई बिलीव वी नीड टू हैव ए जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी, जेंडर इंक्लूसिव सोसाइटी, जिसमें, और यही दोनों क्यों हैं? पहले तुम स्पेक्ट्रम समझते ही नहीं थे, अब तो स्पेक्ट्रम समझ में आ रहा है। थर्ड जेंडर की बात ही नहीं होती है। जो बाकी क्वियर्स हैं, जो एसेक्सुअल्स हैं, उनकी किसी को पता ही नहीं होता। बिल्कुल। आप किसी से पूछो कि LGBTQIA क्या होता है, तो L और G सबको पता है, जी B आते ही मामला खत्म। बिल्कुल। और LGBT के बाद तो सब नीलवटे सन्नाटा है। Q क्या होता है किसी को नहीं पता, I क्या है अंदाजा तक नहीं है, A क्या है पता ही नहीं है। और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल। अगर कोई एसेक्सुअल है जिसका इंटरेस्ट नहीं है किसी के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटी में, क्यों आप उसको जबरदस्ती कह रहे हो कि तुम एक रिश्ते में बंद हो? बिल्कुल। क्वियर है, उसको नहीं पता, अभी वो क्लियर नहीं है इस मामले में, तो उसको रहने दो अपने तरीके से। और ये मैस्कुलिनिटी से लड़के भी बड़े परेशान रहते हैं। जी मैं जिन ग्रुप्स में रहा उनमें से कई ऐसे थे कि जो उसी तरह से रहना पसंद करेंगे, सबको वैसे। भाई अल्फा मेल तो एक ही होगा ना, बाकी तो बीटा गामा ही बनेंगे, सीधी सी बात है। तो उस एक अल्फा मेल के चक्कर में जो सबको लीड करेगा, बाकी सबकी क्यों ऐसी की तैसी कर रहे हो? और ये जो कंसेप्ट अभी आप जिक्र कर सिग्मा मेल, सिग्मा तो और पागल टाइप का आदमी होता है जो कहे कि मुझे औरतों की जरूरत ही नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, एकदम अलग रहने वाला। मुझे सबसे अच्छे इस मामले में लगता है या तो बीटा बन के रहो, थोड़ा सा पीछे रहो, पैसिव रहो, नॉर्मल मैन जो होता है वैसा। और नॉर्मल मैन वैसे ही होते हैं। हमारे घर में जो हमारे पापा लोग हैं, करेक्ट, कहाँ वो उस अल्फा मेल टाइप के लोग हैं? कोई अल्फा मेल नहीं है, सब सामान्य लोग हैं। सर आपके जवाब तो बहुत ही शानदार हैं। बस मुझे देखना है कि इस पे हेट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इन हेट बातों तो से मिलती है, हम जी, तो हैबिचुअल हैं, हम तो सहमत नहीं रहते। नहीं, हम तो इन बातों को लेकर लोड भी नहीं लेते। हेट ना मिले तो इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग समथिंग गुड। अभी सर एक्चुअली हमारा राउंड हेट की बात हो रही है, हमारा प्यार वाला राउंड है। अब इस राउंड का नाम है काइंड शाउट आउट्स। तो हम आपको कुछ एडजेक्टिव्स देंगे आदमियों के बारे में। आपको जो आदमी आपके दिमाग में आते हैं, जहन में आते हैं, जिनका नाम आ रहा है, आप बस नाम ले लीजिएगा। अगर कोई एक लाइन में एक्सप्लेनेशन देना वो भी दे दीजिए। ठीक है। अ मैन हु इज अ फॉरएवर स्टूडेंट, ऑलवेज ईगर टू लर्न मोर। माई सेल्फ। मतलब और भी होंगे, मुझे ऐसे बहुत लोग मिले नहीं हैं, बट आई वॉन्ट टू बी डिफाइंड विद दिस डेफिनेशन। दैट्स ब्यूटीफुल। अ मैन हुज टीचिंग्स यू आर इंस्पायर्ड बाय। कई लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, बुद्ध हैं, और जॉन रॉल्स एक बड़े अच्छे फिलोसफर है, मैं बहुत उनको फॉलो करता हूँ। ओशो रजनीश को कुछ पार्ट्स हटा के जी, ये 3-4 लोग दिमाग में आ रहे हैं हमें। एक आदमी जो आसानी से आईएएस हो सकते थे बट है नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मेरी ऐसी समझ है। आई हैपन टू लिसन टू सम ऑफ हिज टॉक्स एंड ही वाज अ ब्रिलियंट बॉय। He was. मतलब उसकी कई चीजों पर, खगोल विज्ञान पर उसकी बड़ी गहरी समझ थी। जी, यहाँ तक कि स्पेस के इवेंट्स को देखने के लिए वो टेलीस्कोप यूज करता था। बिल्कुल। सो आई नेवर हैपन टू मीट हिम, never happened to talk to him, but I believe had he tried, he must have become an IAS officer easily. I think that's a fantastic answer. A man जिनका माइंड आपको फैसिनेट करता है।
इलॉन मस्क। पर्सनैलिटी फैसिनेट नहीं करती है, माइंड करता है। ये अच्छा जवाब दिया। That aggression I don't like, but again, some parts of the personality are intact always. No, very interesting answer. The most expressive man you know? Very difficult question because you don't see expressive men around you normally. But yes, if I have to choose one, आमिर खान। Oh wow. आमिर खान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन था 14 मार्च को, तो मैं उनके घर पे, उन्होंने बुलाया था मुझे। मेरे लिए कल्चरल शॉक जैसा था। वहाँ 25-30 लोग परिवार के थे, 3-4 दोस्त थे उनके, और वो वहाँ पर हारमोनियम लेके गाना गा के सुना रहे थे सबको। उन्होंने खुद गा के सुनाए, 2-3 गाने सुनाए। मैं तो ऐसा शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। सो बीइंग सो एक्सप्रेसिव इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, इन फ्रंट ऑफ मैनी फैमिली मैन। फिर उनकी जो फैशन स्टेटमेंट है, अब कई लोग सोशल मीडिया मजाक भी बनाते हैं कि ये क्या पहन के आ गए, पर वैसी ड्रेसिंग के लिए बहुत करेज चाहिए। यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव, वेरी एक्सपेरिमेंटल विद योरसेल्फ। और वही लोग ऐसा कर सकते हैं जिनके पास इतनी पावर है सोसाइटी में कि वो कुछ नई स्टेटमेंट जनरेट कर सकें। सो ही इज वेरी एक्सपेरिमेंटल, वेरी क्यूरियस। आप किसी मुद्दे पर बात करो, 2 किताब के नाम बता देंगे आपको कि ये पढ़िए, अच्छी किताबें हैं। सो आई मीन वेरी फ्यू पीपल जिनसे मिलके मुझे लगता है कि ये रोल मॉडल लोगों का होना चाहिए। आमिर इज वन ऑफ देम। बहुत। सौरभ द्विवेदी मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, ललन टॉप चलाता है। ही इज अगेन, मतलब दुनिया में मुझे अगर 2-3 लोग चुनने हो जैसा किसी को होना चाहिए, सौरभ द्विवेदी इज वन, आमिर खान इज वन, पंकज त्रिपाठी, 12th फेल का जो हीरो है विक्रांत मैसी, वो बहुत ही ग्राउंडेड। मुझे ग्राउंडेड लोग अच्छे लगते हैं, जो उड़ने वाले अच्छे नहीं लगते। जाकिर खान है, ये सब लोग बहुत सफल हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत क्यूरियस हैं। सो आई लाइक सच पीपल। जाकिर भाई तो आए हैं शो पे, बाकियों को लाना है। हाँ, वो बता रहे थे, कल मुझे मिले, आज भी शायद मिलना होगा हमारा। उन्होंने बताया कि वो इस शो पे आए थे जी। द काइंडेस्ट मैन यू नो? एक सिविल सर्वेंट थे छत्तीसगढ़ में, ब्रह्म दत्त शर्मा नाम था उनका, बीडी शर्मा। ही रोट द पेसा एक्ट। पेसा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। मैं जानता नहीं हूँ, मैंने सुना है कि उन्होंने ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जितना काम किया, ट्राइबल लोग उनको भगवान मानते थे। A man who portrays masculinity best on screen. मैं शायद शाहरुख खान की डियर जिंदगी फिल्म को चुनना चाहूंगा। वाह। That is a kind of person I think we should be. The man who is the greatest listener according to you? Most likely my eldest brother who lives in America. हम 3 भाई हैं, तो जो बड़े भाई अमेरिका में हैं, दूसरे वाले दिल्ली में हैं। तो मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं उम्र में छोटा हूँ अपने परिवार में, लेकिन मैं बाई चांस बड़ा मान लिया गया हूँ। सो आई हैव नोबडी व्हेन आई हैव टू शेयर समथिंग। बट माय एल्डेस्ट ब्रदर, हिज नेम इज विश्वास एंड द अदर वन इज विवेक। तो जो बड़े भैया हैं, विश्वास भैया, मैं उनसे जब बात करता हूँ तो दैट इज द ओनली स्पेस व्हेन आई बिहेव लाइक ए स्मॉलर बॉय, not as a very mature person, and he is non-judgmental. He listens to me comfortably. Thank God, I think सबकी लाइफ में ऐसे होना चाहिए कोई ना कोई। और लास्ट वाला But I am for many people I am the one. वो तो दिखता भी है सर। Warmest hugger, सबसे प्यारी झपियाँ आपको कौन देता है आदमी? मतलब जब तक मेरी माँ थी तो फिर उनके साथ ही मैं करता था। बाकी मैं बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होता हूँ इस मामले में। बट यस, व्हेन वी फ्रेंड्स मीट, व्हेन वी हैव ए मीट ऑफ रिलेटिव्स, तो मेरी उम्र के जो रिलेटिव्स हैं हम सब बहुत बढ़िया से गले मिलते हैं और काफ़ी देर तक मिलते हैं। सर हमारा फाइनल राउंड, जो मेरा फेवरेट राउंड भी है, इट्स कॉल्ड मेन कॉम्प्लीमेंटिंग मेन। इट्स प्रेजेंटेड बाय द मैन कंपनी। इट्स हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट जार होगा जहाँ पर आदमियों ने आपके लिए क्या क्या प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी इसमें, दैट विल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। ये तो मनोज का ही है जी। ये तो बहुत पर्सनल है सर। आपने मेरे जीवन में इतना बड़ा योगदान दिया है कि कुछ कहाँ लिखा, लेकिन मनोज नहीं, मुझे नहीं पता सर अभी आप कि कुछ भी लिखना संभव नहीं। आज भी आपसे मिलकर उतनी ही ताकत मिलती है जैसी तब मिलती थी जब भविष्य आशंकाओं से भरा था। मैं तो इसका एक ही जवाब देता हूँ कि भाई मैं तो बहुत लोगों को पढ़ाता हूँ, सब तो सफल नहीं होते। तो अगर सिर्फ मेरे चाहने से होता तो सब सफल हो जाते।
तो ज़्यादा भूमिका इन्हीं की थी, मेहनत स्ट्रगल इन्हीं की थी, तो थोड़ा सा टच हमारा भी रहा होगा। आपने कब पढ़ाया था इन्हें? मनोज मेरा स्टूडेंट था, उसका 2004 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है और वो लास्ट अटेम्प्ट था उसका, तो 2001 के आसपास दिल्ली आया था कमाल है। और हमने 1999 में ही दृष्टि को शुरू किया था। सो 2 साल बाद ही वो आया था और काफ़ी मिलना होता था। लखन नागर, विकास सर के बारे में जितना बोले उतना कम है। मैं 2 घंटे की फिल्म देखने से ज़्यादा इनकी क्लास देखना पसंद करता हूँ। कॉमेडी प्लस कंसेप्ट प्लस लाइफ लेसन्स प्लस बहुत सारा ज्ञान प्लस यूपीएससी की तैयारी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स इज इक्वल टू विकास सर की क्लास। क्या बोलूँ इस पर मैं। आपको कैसा लग रहा है सर, अच्छा बताइए। लग रहा है, अच्छा तारीफ सुनना किसको खराब लगता है। अच्छा तो लग ही रहा है। ये हैं हरमीत रैंगरे, वाहे गुरु जी खुश रखें आपको। अरे वाह क्या बात है। ये आपको बहुत मिलते हैं, आपके बहुत हमने देखे हैं, इतने लोग आपको आपके लिए दुआ लिखते हैं, which I think is मैं ज़्यादा कमेंट्स पढ़ने से बचता हूँ, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने से क्या होता है कि तारीफ पढ़ के आदमी फूल जाता है और थोड़े से ख़राब कमेंट्स आते हैं, सारा दिमाग वहीं जाता है, फिर वो सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ रिजेक्शन वो सब होने लगता है, तो उससे बचना ही ठीक रहता है। पर आपने ढूंढ के निकाल ही दिए हैं। ये कोई राजेश कुमार हैं। परहैप्स एज फार एज आई एम एबल टू थिंक, नो मैटर हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट, श्री विकास दिव्य कीर्ति सर शुड बी मेड द एजुकेशन मिनिस्टर इन 2024। मुझे पॉलिटिक्स में ऑफर वैसे आते हैं, ठीक ठाक ऑफर्स आते रहते हैं, पर मैं हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर तो अच्छी, इन्होंने अच्छी आपके लिए थिंकिंग रखी। हाँ थिंकिंग तो अच्छी वेरी है, गुड। तो बढ़िया है। बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अब क्या करें, सोफा ही ऐसा है, इस पे सीधे कैसे बैठे भाई। तो ये भी बहुत कमेंट्स में पड़े कि खड़ा होने का तरीका कैजुअल है, बैठने का तरीका ये कैजुअल। असल में हमारी टीम के एक मेंबर हैं, उनका एक फेमस तरीका था मॉक इंटरव्यू में कहने का, तो उसके बाद से ये मीम बन गया है। अब ये मीम हमारे वीडियोस पे खूब चलता है। अभिषेक मिश्रा ये हमारी टीम में ही टीचर ही हैं। Sir, this pic reminds me of a share of Javed Akhtar Sahib that you told us during one of the mock interviews where a candidate had Urdu poetry as his hobby. उर्दू को हम एक रोज़ मिटा देंगे जहाँ से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। ये शेर मैंने 2-3 जगह यूज़ किया है। जावेद साहब ने शायद लिखा था या कहीं कोट किया था। मतलब मेरा मानना है कि किसी भी लैंग्वेज को बनाने में हज़ारों साल लगते हैं, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी लगती है, उसको ख़त्म करने का भाव रखना बहुत ही बेहुदा भाव है। तो मैंने रेख्ता में ये बात कही थी कि कोई भाषा किसी के चाहने से ख़त्म नहीं होती है भाई। भाषा संपत्ति है, विरासत है, संभाल के रखना चाहिए। तो ये शेर मेरा बहुत प्रिय शेर है। दिस मैसेज इज फ्रॉम सौरभ टॉप। अच्छा, ये सौरभ द्विवेदी है ना। माया तंत्र में स्वागत बड़े भाई। हम लोगों का जो संबोधन है वो मुझे बड़ा भाई कहते हैं, मैं उसे छोटा भाई कहता हूँ। स्वीट। तो रिश्ता भी वैसा ही है। ये है जाकिर खान का। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है हर बार आपसे मिलके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जाकिर से मिलके। जाकिर एकदम प्योर सोल जिसको बोलते हैं ना, वैसा है। उससे जितना मिलो उतना मजा आता है। मतलब उसका ह्यूमर तो अलग लेवल का है ही, बट बिसाइड्स ह्यूमर ऑल्सो ही इज ए वेरी जेन्युइन पर्सन। ये बहुत प्यारा लगा मुझे। देवेंद्र बारद शायद नाम है इनका। Whenever I feel depression, loneliness, disgusting frustration, stress, anxiety, fear, I used to watch Vikas sir's video and nowadays I am free from these negative effects. वाह! अगर मेरी या आपकी या किसी की बात से लोगों का डिप्रेशन कम हो तो बड़ी अचीवमेंट है। और टीचर की ज़िंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है। वो ठीक है, हमने पैसा भी कमा लिया, शोहरत भी कमा ली, वो सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे जेन्युइन सेटिस्फेक्शन है जो किसी की आंख में दिखता है, इस भाव से कि आपने मेरी ज़िंदगी को बना लिया या बचा लिया। तो वो टीचर की तो यही जी बिल्कुल पूंजी होती है। बिल्कुल। और यही आपके पॉडकास्ट की भी होनी चाहिए, मतलब चैट शो की होनी चाहिए। यही मेरी राय में अच्छे फिल्म मेकर की भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सो On मच। that इन note- सबको आप मेरी ओर से थैंक यू बोलिएगा जिन्होंने बिल्कुल इतने सर। सुंदर कमेंट्स किए हैं। शुक्रिया सर थैंक यू सो मच। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, आपने इतना समय निकाल कर आप दिल्ली से आए हैं ये करने के लिए। एंड मैंने वही आपको कहा था, लास्ट ईयर मैंने आपका वो लेक्चर मिशिगन यूनिवर्सिटी में सुना, और मैं जो
इतना खुश हो गया देखकर कि कोई इतने सुलझे दिमाग के, इतने कंपैशनेट टीचर, एजुकेटर हैं हमारी कंट्री के अंदर, जिनको मैं शायद जानता नहीं था उस समय। उसके बाद से मैं समय की वेट कर रहा था कि कब आपसे लंबी बात हो पाए। तो इस शो के ज़रिए मैंने अपना पर्सनल एजेंडा भी निकाल लिया आपसे बात करने का। बट थैंक यू सो मच सर, इतना मतलब सब तो आपको थैंक यू बोलते ही बोलते नहीं देखो, मैं भी कई बार चैट शोज में गया हूँ, जी। पर मुझे यहाँ के ज़्यादा अच्छा ये लगा, बल्कि आने से पहले से जो मेरा इरादा था वो ये कि ये अकेला शो मुझे दिखा जो एक कायदे के मुद्दे पर फोकस बात करता है। एंड आई विश यू एंड योर टीम, योर ब्यूटीफुल टीम ऑफ ऑल द पीपल, ऑडियंस को नज़र नहीं आएगा, ऑडियंस को सोचेंगे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, लेकिन यहाँ करीब 30-40 लोग बेचारे सुबह से मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में पसीने में भीगे हुए हैं, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। सो आई विश यू एंड योर टीम टू do great things, not only success but doing meaningful work, meaningful content, so that हजारों लाखों लोग आपके कंटेंट से उन स्टीरियोटाइप से बाहर निकल जाएं जिन्होंने उनकी जिंदगी को खराब कर रखा है। थैंक यू सर। अभी एंड में मैं आपसे एक कहना है ऑल्सो, जो मुझे स्टूडेंट्स ने मांगा था मेरे रोड शोज में, मैं आपसे मांगू, कहना है हैव अ हग फ्रॉम यू प्लीज। क्यों नहीं, अरे आइए, पहले तो सबसे मिलना चाहिए इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बी अ मैन यार। हाँ, लेकिन उससे पहले और उससे जरूरी है बी ए ह्यूमन यार, क्योंकि ह्यूमन में मैन पहले से शामिल है। If you like this conversation and if you like Vikas sir, please do like, share, subscribe to VR Yuva on all platforms. Thank you for tuning into Be a Man Ya, presented by The Man Company. Listen to the extended and unfiltered conversations before any other platform, only on Amazon Music, included with your Amazon Prime membership. दिल्ली की किसी बस में या मेरे ख्याल से मेट्रो में भीड़ वाला डब्बा हो, पुरुष बहुत सारे हो, उसमें कोई लड़की घुस जाए, तो मुझे नहीं पता कि वो अगले 2-3 स्टेशन पर जब निकलेगी तो कितनी जगह उसको छुआ गया होगा और गंदे तरीके से छुआ गया होगा। तो एम्पैथी ही इसका ट्रीटमेंट है कि दुनिया को दूसरों की निगाह से भी देख लो भाई। एक लड़की ने आपको बोल दिया कि तुम थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, आप ये नहीं समझ रहे कि कितनी बार झेलने के बाद उसने बात बोली होगी, कितना मजबूर होने के बाद कहा होगा। मुझे लगता है सेक्सिस्ट मतलब जो बहुत सेक्स कर रहा है। तो मैंने उसको बोला अभी तू इतने सारे लड़के क्या लेके आ रहे, हिम्मत है तो अकेले आके लड़। उसने अकेले आके पीट दिया। तो आई यूज्ड टू सेंड मैसेज लाइक बुर्ज खलीफा एंड शी यूज्ड टू रिप्लाई लाइक धारावी स्लम्स, कैसे छोटे छोटे। एक तो मेरे को समझ नहीं आता क्यों बोलते कि लड़के गॉसिप नहीं करते, लेकिन ज्यादा गॉसिप करते हैं। मुझे ऐसे बहुत फील होता था कि यार मैं अपने पापा से इतना अलग हूँ, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मैं डिसअपॉइंट कर रहा हूँ अपने पापा को। टिल टुडे यू विल नेवर सी मी ड्रिंकिंग। कि कल उठ के कोई घर पे कोई आके बोल के जाए कि बाप नहीं था ना इसलिए सिंगल मदर थे ना तो बिगड़ गया लड़का। मुझे बता, शास्त्रों में बता तू कहाँ लिखा है कि लड़का पिंक पहन नहीं सकता। और तूने ब्लू पहन के क्या उखाड़ा है, तू ये बता।